के दरवाजे पर सरला जी खड़ी थी और जब सिक्योरिटी गार्ड ने सरला जी से पूछा कि वो किससे मिलना चाहती है, तब उन्होंने नारायण जी का नाम लिया। वहीं जब भी कोई दरवाजे पर आता था तो सबसे पहले हरिवंश जी को इस बात की खबर पहुंचती थी। हवेली की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। लगभग आधे घंटे सरला जी को दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ा था। लेकिन जैसे ही हवेली में ये खबर पहुंची कि दरवाजे पर कोई महिला आई है जो अपना नाम सरला बता रही है, तो हवेली में हर किसी के कान खड़े हो गए थे। सब अपने अपने कमरे से निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। उधर जब प्रतीक सरला जी से मिलकर बस्ती से निकला, तब उसने कुछ ही दूरी पर अपना मास्क लगा लिया था। फिर वहीं एक बाइक सवार उसके पास आकर रुका। प्रतीक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बिना कुछ कहे बाइक के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। हवा से बातें करते हुए बाइक शहर के बाहर कुछ ही दूरी पर एक जंगल में बने छोटे से गोदाम के बाहर जाकर रुकी। बाइक सवार ने अपना हेलमेट उतारकर प्रतीक से कहा, ब्लैक कोबरा, वो लोग यहीं पर हैं। प्रतीक ने भी अपना हेलमेट बाइक पर रखते हुए कनक से कहा, वैसे तुम बाइक काफी अच्छी राइड करती हो, आई एम इम्प्रेस्ड। कनक ने धीमी आवाज में कहा, कोबरा, ये सब आपकी ही देन है, आप नहीं होते तो। प्रतीक ने ये सुनते ही अपने कदम रोक लिया और पीछे मुड़कर गुस्से से कनक को देखते हुए कहा, आज कहा है, आज के बाद ये सब मत कहना। ये सब तुम्हारा है, तुम्हारी मेहनत है। तुम अपने आप में आज जो कुछ भी हो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहनत की वजह से है। अपनी बात खत्म करते ही प्रतीक ने कनक को बोलने का मौका भी नहीं दिया और गोदाम की तरफ बढ़ गया। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। रोशनदान से आ रही हल्की सी रोशनी सामने दो आदमियों पर पड़ रही थी, जिन्हें कुर्सी से बांधकर बिठाया गया था। कनक ने प्रतीक के पीछे गोदाम में आते ही लाइट का स्विच ऑन कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों कैदियों को बहुत समय बाद रोशनी नसीब हुई थी। उनकी आंखें मिचने लगी। गोदाम में जाने से पहले प्रतीक ने अपना मास्क ठीक किया। प्रतीक उन दोनों की तरफ बढ़कर उनके सामने रखी हुई एक कुर्सी को अपनी तरफ खींचकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ बैठ गया। उस वक्त प्रतीक का ऑरा ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक बहुत बड़ा आदमी है जिसके हाथ में दुनिया की सारी पावर हो। प्रतीक ने बड़े ही सख्त आवाज में कहा, बताओ मुझे वो ट्रक कहाँ ले जाया गया, कितनी लड़कियां थी उस ट्रक में और कौन था उसके पीछे। कुछ दिन पहले जब प्रतीक ने थंडरस्टॉर्म गैंग के साथ कुछ लड़कियों को बचाया था, उसी रात दो ट्रक निकले थे। एक के बारे में प्रतीक को पता चल गया था, लेकिन दूसरे के बारे में उसे पता नहीं चला और वो छूट गया था। अनुमान लगाया गया था कि उसमें लगभग 21 लड़कियां थी और जब बाद में ये खबर मिली तो प्रतीक को ऐसा लगा जैसे उससे बहुत बड़ी भूल हो गई हो। इस बात के लिए केडी भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। उन दोनों आदमियों में से एक आदमी ने सफेद कुर्ता पजामा पहना था। हालांकि उसके कपड़े धूल मिट्टी की वजह से सफेद ना रहते हुए कुछ और ही रंग में बदल गए थे। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, आंखें गहरी काली और गाल पर एक बड़ा सा तिल। उसका नाम था रमेश। रमेश ने अपनी टूटी फूटी रोती हुई आवाज में कहा, जो कोई भी हमका जाने दो, हमरा परिवार हमरा बेसब्री से इंतजार करी रिया है। प्रतीक ने सख्त आवाज में कहा, मुझे बस उस ट्रक का पता बता दो और लड़कियों को कहाँ ले जाया गया है ये बता दो, हम तुम्हें जाने देंगे। तब रमेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे माई बाप, तुमका समझने की जरूरत आए, हम नहीं जानत रहे कि तुम किस बारे में बात कर रहे, बस हमका जाने दे, हम एक मामूली से ट्रक ड्राइवर हैं। प्रतीक रमेश की बात से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था। उसने एक जोरदार थप्पड़ रमेश को लगा दिया। थप्पड़ की आवाज उस पूरे गोदाम में खाली होने की वजह से ऐसे गूंजी जैसे कि बंदूक से गोली निकली हो। तभी उसके पास में बंधा हुआ मोटा तगड़ा काला भैंस जैसा आदमी कहता है, अपन तुमको सब बता देगा, बस अपन को मारना नहीं, 2 टाइम खाने को अच्छा रोटी दे दो, अपना तो कोई परिवार भी नहीं। प्रतीक ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर भी जड़ दिया। उसके बाद प्रतीक खड़ा हुआ, उसके बाल अपनी मुट्ठी में कस लिए, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, पहले भी 4 बार गलत इन्फॉर्मेशन दे चुका है तू, अगर इस बार गलत इन्फॉर्मेशन हुई तो तेरे हाथों की उंगलियां काट कर तुझे ही खिला दूंगा। प्रतीक ने जैसे ही ये कहा, वहीं पास रखी टेबल से कनक ने एक बड़ा सा चाकू उठा लिया और उस आदमी को देखते हुए चाकू चलाने लगी। तभी प्रतीक ने कहा, इस लड़की को ना सब्जियां काटने का बहुत शौक है और जब चाकू इसके हाथ में आता है तो इसे इंसान की उंगलियां भिंडी समान दिखाई देने लगती है। रमेश ने कांपते हुए कहा, अरे बाबूजी, क्यों हमरा पकवान बनाकर खाना चाहते हो? अगर हमें कुछ पता होता तो पिछले कई दिनों से यहाँ थोड़ी ना अंधेरे में बैठे होते। कब का तुमको सही जानकारी देकर हमारी घरवाली के साथ गर्मा गर्म रोटी का आनंद ले रहे होते। कौन सा पैसा हमारे जेब में आता है? प्रतीक ने गुस्से से उन दोनों को देखा और फिर तेजी से बाहर की ओर बढ़ गया। तभी रमेश ने फिर से प्रतीक को आवाज लगाकर कहा, अरे बाबूजी, छोड़ दो हमें इस तरह यहाँ रखने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। प्रतीक ने हाथ बढ़ाकर कनक से बाइक की चाबी मांगते हुए कहा, जाने दो इन दोनों को।
कनक हैरानी से प्रतीक को देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रतीक समझ गया कि कनक के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी उसने कनक की आंखों में प्यार से देखते हुए कहा, इन दोनों के पास वो जानकारी है जो हमें उन लड़कियों तक पहुंचा देगी, लेकिन ये इस तरह नहीं बताएंगे। इस पर बस नजर रखो और इन्हें जाने दो। उस गोदाम के आसपास लगभग 25 आदमी थे जो ब्लैक कोबरा के लिए काम करते थे। वहीं फिर तुरंत एक आदमी को कनक ने इशारा किया और उसने दौड़ते हुए जाकर उन दोनों आदमियों को खोल दिया। बाइक स्टार्ट करते ही प्रतीक ने कनक को अपने साथ बैठने के लिए कहा। प्रतीक के साथ बाइक पर बैठते समय कनक थोड़ा हिचकिचा रही थी। फिर दोनों ने हेलमेट लगाया और एक बार फिर से हवा से बातें करते हुए वो बाइक उस जंगल से बाहर की ओर चल दी। रात 9 बजे जब प्रतीक बत्रा विला पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा विला रोशनी से जगमगा रहा था। कई लोग वहां दिखाई दे रहे थे। प्रतीक को याद नहीं आ रहा था कि पिछले कुछ दिनों में पार्थी ने उसे बताया हो कि घर पर कोई पार्टी थी या फिर किसी भी तरह का कोई फंक्शन था। प्रतीक जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, 2 सिक्योरिटी गार्ड प्रतीक के सामने आकर खड़े हो गए। प्रतीक हैरानी से उन्हें देख रहा था। तभी उनमें से एक गार्ड ने प्रतीक से आकर कहा, सर, आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। हमें कहा गया है कि अगर आप आते हैं तो आपको बाहर से ही रवाना कर दिया जाए। प्रतीक ने कुछ नहीं कहा और अपने 2 कदम पीछे ले लिए। तभी एक ब्लैक लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें से बड़ा सा बुके लेकर रिया निकली। रिया पार्थी की कॉलेज फ्रेंड थी जो प्रतीक को हैरानी से देख रही थी। वहीं प्रतीक भी रिया के हाथ में एक बड़े से बुके को देखकर शॉक था। रिया ने प्रतीक को देखकर कहा, अरे गरीब दास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रतीक कुछ कहता तभी रिया ने आगे कहा, अच्छा, पार्थी ने तुम्हें भी इनवाइट किया है? क्या बात है, पार्थी ना सच में कमाल है, वो कुछ भी कर सकती है। इतना कहते हुए रिया आगे बढ़ने लगी। प्रतीक ने एकदम उसे रोकते हुए कहा, रुको, क्या हो रहा है यहाँ? किस बात की पार्टी है? रिया ने हैरानी से प्रतीक को देखकर कहा, तुम्हें नहीं पता तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब प्रतीक ने चिढ़ते हुए कहा, ये सब छोड़ो, मुझे बस ये बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। वो कुछ देर खामोशी से प्रतीक को देखती रही। फिर उसने अपने दोनों कंधे उचकाते हुए कहा, पार्थी की एंगेजमेंट हो रही है ना, तभी तो मैं यहाँ हूँ, अंदर पार्टी चल रही है। रिया की बात सुनते ही प्रतीक को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो दंग सा रह गया। उसने अपने 2 कदम पीछे किए और हैरानी से कहा, व्हाट? क्या बकवास कर रही हो? पार्थी की एंगेजमेंट? नॉट पॉसिबल। तब रिया ने चिढ़ते हुए कहा, अरे यार, एक तो तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, यहाँ दरवाजे पर मुझे रोक रखा है, उसके बाद इस तरह की बकवास बातें। और तुम्हें क्या लेना देना पार्थी की एंगेजमेंट से? अगर इनवाइट किया है तो चलो मेरे साथ, नहीं तो जाओ यहाँ से। प्रतीक के कदम वहीं जमीन पर ही जम गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इस तरह पार्थी किसी से एंगेजमेंट कैसे कर सकती थी। किसी से क्या, प्रतीक को तो ये कंफर्म था कि पार्थी की एंगेजमेंट राहुल से ही हो रही होगी। प्रतीक ने अपने आप से ही बात करते हुए कहा, राहुल की इतनी बड़ी बदतमीजी को आखिर पार्थी कैसे इग्नोर कर सकती है? और अभी तो उसके मेरे बीच का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते होते उसे मुझसे प्यार जरूर हो जाएगा। क्या उसे 1 महीने का भी और इंतजार नहीं था? एक साथ हजारों सवालों ने प्रतीक को घेर लिया था। प्रतीक सच में पार्थी से बेहद प्यार करता था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका पूरा शरीर पूरी तरह से खाली हो गया हो। लगभग 10 मिनट बाद अपने आप को संभालते हुए प्रतीक ने अपना मोबाइल फोन निकाला। फिर लगातार वो पार्थी को कॉल करने लगा, लेकिन पार्थी ने अपना कॉल रिसीव भी नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे पार्थी के पास अपना फोन हो ही नहीं। पूरी बेल जा रही थी, कोई रिसीव नहीं कर रहा था। अब प्रतीक का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था। उसका दिल कांच के समान टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गया था। वक्त ने हमेशा प्रतीक की परीक्षा ली थी। वक्त की साजिश ने प्रतीक को हमेशा पीछे हटने पर मजबूर किया था, लेकिन प्रतीक के उसूल उसे कभी झुकने नहीं देते थे। उस दिन जब प्रतीक को पता चला कि उसके प्यार पार्थी की सगाई होने वाली है तो पल भर के लिए उसे ऐसा लगा जैसे अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन वो यूं ही हार नहीं मान सकता था। प्रतीक ने अपने हाथों की मुट्ठी कसी और धीमी आवाज में दांत पीसते हुए कहा, बहुत हो चुका, आज उस राहुल का कत्ल मेरे हाथ से होना ही है। जरूर उसने पार्थी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी। 2.5 साल से प्रतीक बत्रा विला में रहता था। वो उस घर से अच्छे से वाकिफ था। वहाँ मौजूद गार्ड्स को सार्कास्टिक स्माइल देकर प्रतीक वहाँ से चला गया, लेकिन अगले आधे घंटे में वो पार्थी के कमरे की खिड़की के पास था। ये बताने की जरूरत नहीं थी कि वो बत्रा विला के अंदर पार्थी के कमरे की खिड़की तक कैसे पहुंचा था। प्रतीक पार्थी के कमरे में तो आ गया था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। प्रतीक का जजमेंट बुरी तरह से गलत निकला। उसे उम्मीद थी कि शायद पार्थी उसे वहाँ मिलेगी। अब क्या था, आखिरकार उसे कमरे से निकलना ही था। जैसे ही उसने पार्थी के कमरे का दरवाजा खोला, बाहर नीचे से बहुत सारे लोगों की आवाज आ रही थी। म्यूजिक चल रहा था। इसका साफ मतलब था कि पार्टी स्टार्ट हो गई थी और जोरों शोरों से लोग एंजॉय कर रहे थे। प्रतीक ने हैरानी से अपने आप से बात करते हुए कहा,
जिस रणधीर बत्रा के पास अपना गुजारा करने के लिए पैसा नहीं था, उसने आज इतनी आलीशान पार्टी दी है। आखिर कैसे, वो भी सिर्फ एक दिन में सारा अरेंजमेंट। प्रतीक जैसे तैसे छुपते छुपाते सबसे पहले अपने कमरे में गया। उसने अपने कपड़े इतनी जल्दी चेंज किए जैसे कि उसकी ट्रेन छूट रही हो। साथ ही अपना हुलिया भी थोड़ा चेंज किया ताकि कोई भी उसे आसानी से नहीं पहचान पाए। फिर बड़े एटीट्यूड के साथ वो अपने कमरे से निकला और नीचे पार्टी हॉल में जाने लगा। अभी भी उसके चेहरे के घाव ताजा थे। कई लोग उसे पलट कर देख रहे थे। प्रतीक की कोशिश नाकामयाब रही। वो लोगों की आंखों में खटकने लगा था। उसने अपने चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें लगाई थी जो लोगों को और ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें तो सिर्फ पार्थी को ढूंढ रही थी। वो बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा था जब पार्थी उसके सामने आती। तभी उसकी नजर मिस्टर बत्रा पर पड़ी जो कुछ लोगों से घिरे हुए थे। उन्होंने ब्लैक सूट पहना हुआ था, हर बार की अपेक्षा काफी स्मार्ट लग रहे थे। वही उनके चेहरे की खुशी तो ये बयां कर रही थी जैसे कि उनका बिजनेस, उनकी लाइफ सब सेट हो गई थी। अब उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं। मिस्टर बत्रा को देखकर प्रतीक ने अपने आप को छुपा लिया। वो नहीं चाहता था कि पार्थी से मिलने से पहले मिस्टर बत्रा उसे देख लें। तभी फिर उसकी नजर रितेश और रिया पर पड़ी जो बहुत ही बेसब्री से पार्थी के आने का इंतजार कर रहे थे। उन लोगों की नजर स्टेज पर थी क्योंकि अभी अभी अनाउंसमेंट किया गया था कि मिस पार्थी अपने मंगेतर के साथ कुछ ही पलों में स्टेज पर आ जाएंगी और उन दोनों की एंट्री के लिए बेहद खूबसूरत इंतजाम किए गए थे। आखिरकार वो पल आ ही गया था जब पार्थी अपने मंगेतर के साथ पार्टी हॉल में एंटर करने वाली थी। सब लोग बहुत ही एक्साइटमेंट से दरवाजे की ओर देख रहे थे। बहुत ही प्यारा लाइट म्यूजिक बज रहा था। लाइट्स डिम करते हुए क्रैकर्स चलना स्टार्ट हो गए थे। धीमे कदमों के साथ पार्थी अपने मंगेतर के साथ आगे बढ़ी। प्रतीक की आंखें तब फटी की फटी रह गई जब उसने पार्थी के साथ अनिरुद्ध को देखा। पार्थी ने अनिरुद्ध के हाथ में अपना हाथ डाला हुआ था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। बहुत खूबसूरत डिजाइनर गाउन में वो किसी परी की तरह लग रही थी। एक बार फिर प्रतीक हक्का बक्का रह गया। उधर पार्थी और अनिरुद्ध एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए स्टेज पर आकर खड़े हो गए थे। प्रतीक की आंखों के सामने कुछ ही पलों में अनिरुद्ध ने पार्थी को एक चमकती डायमंड की अंगूठी पहना दी। वहीं पार्थी ने भी मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध को अंगूठी पहना दी। तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल खुशनुमा हो रहा था। वहीं वहां मौजूद प्रतीक का दिल छलनी हो रहा था। तालियों की आवाज उसे किसी जंग में फूट रहे बम बारूद जैसी लग रही थी। हालांकि प्रतीक की निगाहें आसपास देखते हुए राहुल को भी ढूंढ रही थी। उसे पार्थी पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने राहुल के बारे में भी एक बार भी नहीं सोचा जो उसका बचपन का प्यार था। हालांकि राहुल के प्रति पार्थी के मन में प्यार तो उस वक्त खत्म हो गया था जब राहुल ने पार्थी को इग्नोर करते हुए अनिरुद्ध से दोस्ती करना चाहा था। उसके बाद से पार्थी ने राहुल का कोई कॉल रिसीव नहीं किया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया था। लेकिन अनिरुद्ध के साथ, उस जैसे जाहिल इंसान के साथ ये एक बड़ा सवाल था। पार्थी और अनिरुद्ध दोनों कपल डांस कर रहे थे। अनिरुद्ध के हाथ की पकड़ पार्थी की कमर पर कसी हुई थी। वो दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांस महसूस कर सकते थे। हालांकि पार्थी कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। तभी अनिरुद्ध ने एक हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ किया और हल्के से उसके होंठों को चूमते हुए कहा, अब तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। तुम्हारे चेहरे की परेशानी ठीक नहीं। पार्थी चुपचाप अनिरुद्ध को देखती रही। उसने एक शब्द नहीं कहा और अनिरुद्ध के साथ स्टेप बाय स्टेप डांस करने लगी। उस खूबसूरत से माहौल में अचानक से ही पास से गुजर रहे वेटर का पांव लड़खड़ा गया। उसके हाथ में जो ट्रे थी वो मॉकटेल के ग्लास से भरी हुई थी। गिरने की वजह से मॉकटेल्स ने पार्थी का गाउन खराब कर दिया। इस वजह से म्यूजिक बंद हो गया और हर कोई पार्थी को देखकर थोड़ा सा परेशान दिखाई देने लगा। मिस्टर बत्रा हड़बड़ाते हुए आए। फिर उन्होंने वेटर को देखकर चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द हेल, ये क्या किया तुमने? पार्थी ने धीरे से मिस्टर बत्रा का हाथ दबाते हुए कहा, पापा इट्स ओके, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं गाउन ठीक करके आती हूँ। इतना कहने के बाद पार्थी ने अनिरुद्ध की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। अनिरुद्ध ने भी आंखों के इशारे से पार्थी को जाने के लिए कहा। पार्थी जब अपनी ड्रेस को ठीक करने के लिए जा रही थी तभी वहां मौजूद निशांत ने प्रिया से कहा, जाओ और देखो तुम्हारी दी की ड्रेस ठीक करने में उनकी हेल्प करो। निशांत जो कभी पार्थी से नफरत करता था वो आज उसके सपोर्ट में बोल रहा था। प्रतीक दूर खड़े होकर ये सब तमाशा बहुत ही आराम से देख रहा था क्योंकि उसने पार्थी को देखा था कि पार्थी ने जानबूझ के वेटर के पांव में अपना पांव अड़ाकर उसे गिराया था ताकि उसकी ड्रेस खराब हो जाए। वहीं प्रतीक को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर पार्थी ने ऐसा किया क्यों। प्रिया जैसे ही पार्थी के पीछे चलने लगी, पार्थी ने मुस्कुराते हुए प्रिया से कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ और जल्दी आ जाऊंगी, तुम यहाँ पार्टी एंजॉय करो। वैसे भी प्रिया कौन सा पार्थी के साथ जाना चाहती थी। पार्थी ने जैसे ही कहा प्रिया वहीं रुक गई। निशांत के पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं क्योंकि इंटेंशनली निशांत पार्थी पर नजर रखना चाहता था, इसलिए वो प्रिया को उसके पीछे भेज रहा था। प्रतीक जहाँ खड़ा था वहीं से उसने अपने कदम पीछे लिए और खुद भी पार्थी के कमरे की ओर बढ़ गया। पार्थी ने अपने कमरे में जाते ही तुरंत दरवाजा लॉक कर दिया। अब
अपनी ड्रेस साफ करने की जगह वो थोड़ी देर आईने के सामने जाकर बिल्कुल खामोशी से बैठ गई। उसकी आंखों से एक आंसू छलक गया, जैसे उसके मन में बहुत कुछ चल रहा हो, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी किसी की आहट होते ही पार्थी ने कहा, तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, सामने आ जाओ। प्रतीक को यकीन नहीं हुआ कि पार्थी ने उसे देख लिया था। प्रतीक ने धीरे से पर्दे के पीछे से बाहर आते हुए कहा, तुम जानती हो मैं यहाँ हूँ। पार्थी की नजर आईने पर ही थी। उसने आईने में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी खुशबू, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझे तुम्हारे होने का एहसास करा देती है। पार्थी की रोमांटिक बात से प्रतीक का दिल बैठ सा गया था। उसे ऐसा लगा कि वो तुरंत पार्थी को गले लगाकर उसे चूमना शुरू कर दे, उसके अंदर अपने आप को शामिल कर दे। क्या इतना आसान था तुम्हारे लिए अनिरुद्ध से सगाई करना? प्रतीक ने सख्त होते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, बहुत आसान था मेरे लिए, और उतना ही आसान रहेगा शादी करना भी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पार्थी ने अपने दोनों कंधे उचकाते हुए ऐसे कहा जैसे सच में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पल भर के लिए प्रतीक को ऐसा लगा जैसे वो पार्थी को सबकी नजरों से चुरा कर ले जाए। उसने पार्थी की आंखों में आंखें डालकर कहा, प्यार ना सही, आदत तो हूं मैं तुम्हारी, फिर मेरे बिना रह लोगी? पार्थी ने भी प्रतीक की आंखों में आंखें डालकर ही जवाब दिया, आदतें बदली जा सकती है वक्त के साथ, वो भी बदल जाएगी। प्यार होता तो शायद इतना आसान नहीं होता। प्रतीक एकटक पार्थी की आंखों में देखे जा रहा था। वो बार बार पार्थी की आंखों में झांक कर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या पार्थी सच में उसे प्यार नहीं करती। तब पार्थी ने सीरियस होते हुए कहा, इन आंखों में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सच ही नजर आएगा, और सच ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ना मैंने तुमसे कभी प्यार किया। तब प्रतीक ने पार्थी से कहा, क्या मेरे करीब होने का एहसास भी तुम्हें मेरी तरफ नहीं खींचता? पार्थी ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगी थी। फिर हंसते हुए उसने कहा, क्या तुम उस वक्त की बात कर रहे हो जब घर में पापा नहीं होते थे और मैं तुम्हारे पास आ जाया करती थी, तुम्हारी बाहों में खुद को छुपा लिया करती थी? प्रतीक हैरानी से बस पार्थी को देखे जा रहा था। इतना कहने के बाद पार्थी फिर से जोर जोर से हंसने लगी। पार्थी की हंसी की आवाज प्रतीक के कानों में चुभ रही थी। प्रतीक ने गुस्से से पार्थी का हाथ पकड़ा और उसे झिंझोड़ते हुए कहा, बस करो, अपना ये नाटक बंद करो। अब पार्थी ने प्रतीक का हाथ झटकते हुए कहा, ये नाटक नहीं है, ये सच है। हाँ, तुम्हारी बाहों में मुझे हमेशा अच्छा लगता था और आगे भी लगेगा। अगर तुम मिसेस चौधरी के साथ हम बिस्तर होना चाहो तो कह देना, मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही प्रतीक ने पार्थी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। प्रतीक को अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका हाथ आखिर कैसे उठ गया, लेकिन पार्थी ने बात ही कुछ ऐसी कही थी। पार्थी ने एक हाथ अपने गाल पर रखा हुआ था। अब उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा था। गुस्से से प्रतीक को देखते हुए उसने कहा, अगर मुझसे इतना ही प्यार था, या यूं कह लो कि प्यार है, तो क्यों तुम मेरे पापा की मदद करने से पीछे हटे? क्यों तुमने उनके बिजनेस को खत्म होने के मुकाम तक पहुंचने दिया? क्यों तुम अपने बाप के पास नहीं गए? तुम्हारे पास इतना सब कुछ होते होते भी क्यों तुमने सब कुछ नहीं अपनाया? प्रतीक ने भी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि मेरे उसूलों ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी। और क्या पैसा ही सब कुछ होता है? तब पार्थी ने भी आगे बढ़कर प्रतीक की कॉलर पकड़ी और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, पैसा ही सब कुछ है। जब मैं अपने पापा को रात भर फिक्र में जागता हुआ देखती हूँ, तब मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। जब मैं अपने पापा को खौफ में जीते हुए देखती हूँ कि उनका बिजनेस, उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। पार्थी के इन शब्दों से प्रतीक की नजरें झुक रही थी। तब प्रतीक ने अपने दोनों हाथ पार्थी के गाल पर रखकर प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे पापा का बिजनेस कभी डूबने नहीं देता। अगर ऐसा होना होता तो कब से हो चुका होता। अगर अभी तुम्हारे पास 2 महीने का वक्त है तो उसका कारण भी मैं ही हूँ, और 2 महीने के अंत में तुम्हारे पापा की सारी परेशानी खत्म हो जाती। पार्थी ने प्रतीक को धक्का देते हुए गुस्से से कहा, झूठ कह रहे हो तुम, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है। सच कहते थे मेरे पापा की तुम्हारी औकात नहीं है। अगर तुम रुद्र ओबरॉय नहीं हो तो प्रतीक शेखावत की कोई औकात नहीं है। प्रतीक शेखावत की औकात के बारे में तुम्हें अभी पता नहीं है। और रही बात प्यार की, तो पैसे के तराजू में प्यार को मत तोलो पार्थी, पछताओगी। पार्थी ने मुस्कुराते हुए कहा, पछताना मंजूर है, पर पीछे हटने के लिए मैं तैयार नहीं। पार्थी हमेशा से जिद्दी लड़की थी, लेकिन अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, अनिरुद्ध जैसे लड़के के साथ शादी करना, प्रतीक को ये सब समझ नहीं आ रहा था। प्रतीक ने पार्थी की आंखों में अनिरुद्ध के लिए नफरत देखी थी, और आज अनिरुद्ध उसे सबके सामने किस कर रहा था। आखिर कैसे? नफरत इतनी जल्दी प्यार में कैसे बदल सकती है? प्रतीक समझ गया था कि वो पार्थी को अब और नहीं समझा सकता। उसने अपना एक कदम पीछे किया। तभी पार्थी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ऐसे ही चले जाओगे? प्रतीक को समझ में नहीं आया कि पार्थी कहना क्या चाहती है। प्रतीक हैरानी से पार्थी को बस देखे जा रहा था। तभी पार्थी ने मुस्कुराते हुए कहा,
अपने कमरे से अपना सामान बटोर कर जाना, देखना कुछ रह न जाए। बस्ती में उस छोटी सी झोपड़ी में तुम्हारा सामान तुम्हारे काम आएगा। प्रतीक की आंखें ऐसे लाल हो गई थी जैसे कि आंखों में खून उतर आया हो। जिस लड़की से उसने बेइंतहा प्यार किया, उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन वो लड़की जरूर बदल जाएगी, लेकिन वही लड़की आज सच में उसे उसकी औकात दिखा रही थी। प्रतीक ने कुछ नहीं कहा और वो वहां से जाने लगा। प्रतीक ने अभी कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा ही था, तभी बाहर से दरवाजा खुलता है और प्रतीक दरवाजा खुलते ही उसके साथ ही दरवाजे के पीछे हट गया, या यूं कह ले कि छुप गया। दरवाजे पर अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध को देखते ही पार्थी अपनी ड्रेस ठीक करने लगी। अनिरुद्ध तेज कदमों से पार्थी के एकदम करीब आकर खड़ा हो गया। पार्थी ने मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध से कहा, बस ये ठीक हो गया, मैं आ ही रही थी। पार्थी ने अभी इतना ही कहा था और अनिरुद्ध ने अपना एक हाथ उसकी कमर में डाला और उसे डीप किस करने लगा। अगले ही पल दोनों की सांसें तेज चलने की आवाज गूंजने लगी। उधर प्रतीक अपनी आंखों के सामने पार्थी और अनिरुद्ध को किस करते हुए देख रहा था। पार्थी जानती थी कि प्रतीक उसके सामने है, इसलिए वो भी अनिरुद्ध का साथ देते हुए उसकी बाहों में खुद को समेटने लगी। लगभग 5 मिनट किस करने के बाद अनिरुद्ध पार्थी से अलग हुआ और फिर ऑफ शोल्डर ड्रेस होने की वजह से जो उसके शरीर का खूबसूरत ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था, उस पर किस करने लगा। पार्थी चुपचाप खड़ी थी। अनिरुद्ध ने पार्थी के पेट पर हाथ रखते हुए उसे अपने आप से चिपका लिया। फिर एक लंबी सांस लेकर उसने कहा, आगे जो कुछ भी होगा वो भी यहीं खड़े होकर अपनी आंखों से देखोगे या निकलोगे यहाँ से। पार्थी, जिसने अपने शरीर को लूज छोड़ रखा था, वो एकदम ही सकपका गई। प्रतीक जो दरवाजे के पीछे था, उसने अपना कदम आगे बढ़ाया। अनिरुद्ध ने पार्थी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने आप से एक बार फिर से चिपकाया और प्रतीक की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे प्यार का सबूत मिल गया होगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना तुम्हारे शरीर के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा। पार्थी समझ गई थी कि अनिरुद्ध ने कमरे के बाहर खड़े होकर उसकी और प्रतीक की सारी बातें सुन ली थी। पार्थी की आंखें नम थी। प्रतीक कुछ कहता उससे पहले ही अनिरुद्ध एक बार फिर से पार्थी के होंठों को पैशनेट होकर चूमने लगा। पार्थी के पास उसका साथ देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। प्रतीक के कदम अभी भी वहीं जमीन पर जमे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हालांकि प्रतीक अनिरुद्ध से कई गुना ज्यादा ताकतवर था, ये बात अनिरुद्ध खुद जानता था। मॉल में रिंग में जब अनिरुद्ध और प्रतीक की फाइट हुई थी तो प्रतीक के एक हाथ ने ही अनिरुद्ध को इस बात का एहसास करा दिया था। लेकिन फिर भी प्रतीक, जो लोगों के सामने अपनी ताकत नहीं आजमाना चाहता था, उसका टेस्ट लेते हुए अनिरुद्ध अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा था। पार्थी के गुलाबी होंठ सूज चुके थे। उसके होंठों की लिपस्टिक अनिरुद्ध के होंठों पर नजर आने लगी थी। अनिरुद्ध ने हल्के से पार्थी के कान पर बाइट किया और उसी की कमरे की वॉशरूम की ओर जाते हुए कहा, सिर्फ 2 मिनट में मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। याद रहे पार्थी, हमें नीचे पार्टी में जाना है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी और कोई स्यापा झेल नहीं पाएगा। वहीं पार्थी को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रतीक इतना सब कुछ होने के बाद भी वहाँ पर खड़ा था। पार्थी ने प्रतीक की तरफ बढ़ते हुए कहा, चले क्यों नहीं जाते यहाँ से, आखिर तुम जानना क्या चाहते हो। प्रतीक ने गुस्से भरी निगाह से पार्थी की ओर देखते हुए कहा, बस तसल्ली करना चाहता था कि सच में मैंने तुमसे प्यार करके गलती की है या कोई बुरा ख्वाब देख रहा हूँ। पार्थी ने एकदम ही अपने दोनों हाथ जोड़े और गुस्से में कहा, अगर तुम्हारी तसल्ली हो गई है तो आप जाओ यहाँ से। सच है कि मैं अनिरुद्ध से प्यार नहीं करती, लेकिन उसके पैसे से बेइंतहा प्यार करती हूँ और जीने के लिए मेरे लिए सिर्फ पैसा ही जरूरी है, समझे। हालांकि ये बात तो प्रतीक हमेशा से जानता था कि जितना प्यार पार्थी को पैसे से है उतना किसी और चीज से नहीं, लेकिन आज उसे पैसों की ताकत पर यकीन हो गया था। उसका प्यार हार गया था। अब कहने और सुनने के लिए नहीं, बल्कि देखने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। जब वो पलट कर गया तो उसने एक बार भी मुड़कर फिर पार्थी की ओर नहीं देखा। इस बार उसकी आंखों में नमी नहीं थी, था तो सिर्फ गुस्सा, नफरत। सच, पैसों की ताकत के सामने उस दिन प्यार हार चुका था। कुछ ही देर में अनिरुद्ध रेस्टरूम से आया और पार्थी की ओर देखकर कहा, होप तुम रेडी हो, चले। पार्थी ने वहीं तुरंत अपना गाउन ठीक किया, थोड़ा सा आईने में देखकर मेकओवर किया और अनिरुद्ध की ओर देखकर कहा, हाँ चलो मैं रेडी हूँ। अनिरुद्ध जो खड़े होकर पार्थी को बस देख ही रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि पार्थी को पूरा कच्चा ही खा जाएगा। पार्थी के चेहरे की मासूमियत, उसके हाँ में हाँ मिलाना अनिरुद्ध को बहुत पसंद आ रहा था, जैसे उसकी कोई बहुत बड़ी जीत हुई हो। सच ही कहा है किसी ने, मोहब्बत इम्तिहान लेती है और इम्तिहान में आज प्रतीक हार गया था। जब वो बत्रा विला से बाहर की ओर गया तो बाहर खड़े अनिरुद्ध के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे बहुत पीटा, इस हद तक पीटा कि वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा ना हो पाए। वो 4 सिक्योरिटी गार्ड प्रतीक को इस तरह जानवर की तरह पीट रहे थे और प्रतीक बिना किसी रिएक्शन के बस मार खा रहा था। सच तो यही था कि कुछ वक्त के लिए वो एक देवदास ही तो था, जिसने अपने प्यार को खो दिया था और अब उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। वो तो थंडरस्टॉर्म गैंग के कुछ लोगों ने आकर प्रतीक को बचाया, उनमें कनक भी शामिल थी। कनक और रोहित ने उन गार्ड्स को अच्छा सबक सिखाया और प्रतीक को उठाकर वहां से अपने साथ ले गए। हालांकि ये सब किस्मत का खेल था,
क्योंकि कनक और रोहित या फिर थंडरस्टॉर्म गैंग का कोई भी बंदा ये नहीं जानता था कि जिसकी मदद वो लोग कर रहे थे वो उनका बॉस द ब्लैक कोबरा था। आज पहली बार उन्होंने प्रतीक को बिना मास्क के देखा था तो उनके लिए प्रतीक को ब्लैक कोबरा के तौर पर पहचान पाना इम्पॉसिबल सा था। जो दुनिया से नहीं हारा वो आज प्यार से हार गया था। प्रतीक के शरीर के घाव उसे महसूस नहीं हो रहे थे। ये कहा जा सकता है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद प्रतीक और ज्यादा ताकतवर हो गया था। वहीं अब उसके अंदर इमोशंस की भी जगह नहीं थी। प्यार नाम से उसे नफरत थी। लगभग 2 दिन बाद उसकी आंखें खुली, तब उसने आंखें खोलते ही अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने पाया। प्रतीक को कुछ समय लगा जो कुछ भी हुआ वो सब समझने में, लेकिन बहुत ही जल्द उसने अपने आप को संभाल लिया था। थंडरस्टॉर्म गैंग के मेंबर्स प्रतीक शेखावत को अच्छे से जानते थे क्योंकि वो उनकी बस्ती में ही रहता था। इसलिए जब उन्होंने प्रतीक को बेहाल देखा तो अपने साथ बस्ती में ले गए। साथ ही सरला जी को भी उसकी हालत की खबर कर दी गई थी। प्रतीक के बेहाल होने की खबर जब सरला जी को दी गई थी तब वो ओबरॉय हवेली से लौटी ही थी। वहाँ जो कुछ भी हुआ था वो सब भुलाकर उन्होंने 2 दिन प्रतीक की बहुत देखरेख की, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही नमी प्रतीक को नजर आ रही थी। प्रतीक जानता था कि उसकी माँ के पास उसके लिए बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब देने के लिए फिलहाल वो तैयार नहीं था। धीरे धीरे करके वो उठा, फिर अपना फेस वॉश करके खुद से ही चाय बनाने लगा। सामने टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल देखकर जैसे ही उसने उठाया तो वो खुद बहुत हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो 2 दिन से सो रहा था। समय और दिन देखकर उसे ऐसा लगा कि न जाने पिछले 2 दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ होगा, दुनिया किस हद तक बदल गई होगी। वही प्रतीक को सरला जी की खामोशी बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। उन्होंने अभी तक प्रतीक से एक शब्द नहीं कहा था, कोई सवाल नहीं पूछा। तभी प्रतीक ने धीमी आवाज में कहा, क्या बात है माँ, सब ठीक तो है? यकीन नहीं होता कि मैं 2 दिन से सो रहा था। सरला जी ने एक नजर प्रतीक को देखा और अपना कुछ काम करने लगी। प्रतीक तुरंत ही उनके पीछे गया और फिर उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसने कहा, जानता हूँ माँ तू बहुत नाराज है, इस बार माफ कर दे प्लीज। सरला जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना एक हाथ प्रतीक के गाल पर रखकर मुस्कुरा दिया। प्रतीक को तभी कुछ याद आया। उसने तुरंत सरला जी से कहा, क्या बा हरिवंशी दोबारा आए थे? दादाजी की तबीयत कैसी है, कुछ बताया उन्होंने? सरला जी ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, नहीं वो नहीं आए थे क्योंकि मैं वहां गई थी। प्रतीक के हाथ में चाय का कप था और सरला जी की बात सुनते ही कप हाथ से छूट गया। उसने तेज आवाज में कहा, क्या तुम वहां गई थी? लेकिन क्यों? आखिर क्यों माँ, और अकेले क्यों? इस बार सरला जी ने तेज आवाज में कहा, क्योंकि मैं उस इंसान से मिलना चाहती थी जिसने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। मैं उस इंसान को इस तरह मरता हुआ नहीं छोड़ सकती थी, मुझे उससे मिलने जाना ही था। तब प्रतीक ने उनके दोनों कंधे पकड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात थी माँ तो मुझे कहा होता ना, हम साथ में चलते। सरला जी ने कहा, मैं तुझे वहां नहीं ले जा सकती, मैं नहीं चाहती कि तू उन लोगों की नजर में आए। प्रतीक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों उसकी माँ ने इतने समय से उसे ओबरॉय परिवार से इतना दूर रखा, और आज जब उस परिवार के करीब जाने का मौका भी आया तो उसकी माँ ने उसे बताया भी नहीं और खुद वहां तक चली गई। प्रतीक ने धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ माँ वहां पर, बताओ मुझे। तब सरला जी ने कहा, पहले तू बता मुझे कि तेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, क्या हुआ था तेरे साथ? प्रतीक ने अपनी नजरें झुका ली। जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में प्रतीक सरला जी को बताना नहीं चाहता था। सरला जी ने कहा, क्या ये सब उस लड़की का करा धरा है? ये सुनते ही तुरंत प्रतीक ने सरला जी की ओर देखकर कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है जो तू सोच रही है, बस मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। सरला जी ने कहा, आजकल कुछ ज्यादा एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं तेरे? अपनी माँ से झूठ बोलते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? उस वक्त प्रतीक कुछ अपनी माँ से छुपा रहा था तो उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही थी। सरला जी की आंखें बयां कर रही थी कि हवेली में ऐसा कुछ जरूर हुआ था जिस वजह से वो बहुत दुखी थी। वहीं प्रतीक के साथ तो जो कुछ भी हुआ था वो कम नहीं था। उन दोनों ने ही
एक दूसरे को उनके साथ क्या हुआ ये नहीं बताया और इसी तरह पूरा दिन निकल गया। प्रतीक बार बार पूछने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हवेली में हुआ क्या, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने कोई सवाल किया तो उसकी माँ यानी कि सरला जी उससे बहुत सारे सवाल करेंगी। इस वजह से वो खामोश था। प्रतीक ने जब अपना मोबाइल देखा तो केडी के 10 से 12 मिस्ड कॉल्स थे, वहीं पार्थी के भी काफी सारे मिस्ड कॉल्स थे। पार्थी के मिस्ड कॉल देखकर प्रतीक का दिल बैठ सा गया। उसे तो लगा था कि उस रात सब कुछ खत्म हो गया, फिर पार्थी ने उसे कॉल क्यों किया? यही सब प्रतीक सोच रहा था, तभी दरवाजे पर किसी के होने की आहट सुनाई दी। प्रतीक ने जैसे ही नजर उठाकर देखा तो वहां पार्थी खड़ी थी। पार्थी को देखकर प्रतीक दंग रह गया। पार्थी जैसी लड़की जो बस्ती के लोगों की ओर देखना पसंद नहीं करती थी, आज वो बस्ती में थी। प्रतीक अपने कदम आगे बढ़ाता या कुछ कहता, उससे पहले ही सरला जी की तेज आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लगभग 6 महीने पहले प्रतीक पार्थी के जन्मदिन पर सरला जी को बत्रा हाउस मिस्टर बत्रा और पार्थी से मिलाने ले गया था, इसलिए सरला जी पार्थी को अच्छे से जानती थी। हालांकि सरला जी और पार्थी की पहली मुलाकात कुछ खास ठीक नहीं थी। सरला जी बेहद गुस्सा होकर बत्रा हाउस से निकली थी, वो इसलिए जब उन्होंने देखा था कि उस घर में उनके बेटे के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है तो उनके लिए बर्दाश्त करने लायक बात नहीं थी। हालांकि पार्थी ने बहुत जिद की थी सरला जी से मिलने की, इसलिए प्रतीक उन्हें वहां लेकर गया था। पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सरला जी को बहुत मान सम्मान दिया गया, लेकिन जब मिस्टर रणधीर बत्रा ने सरला जी को समझाने की कोशिश की कि बीते दिनों को भूलकर उन्हें अपने बेटे के साथ ओबरॉय परिवार में लौट जाना चाहिए, तब सरला जी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसके बाद माहौल ऐसा हुआ कि सरला जी दोबारा से उन लोगों को देखना भी पसंद नहीं करती थी। वहीं आज जब पार्थी बस्ती में आई तो सरला जी को वो बीता हुआ दिन याद आ गया। पार्थी के हाथ में कुछ कागज थे, उसने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं यहाँ प्रतीक को लेने आई हूँ। सरला जी ने गुस्से में कहा, वो कहीं नहीं जाएगा। पार्थी ने अपने हाथ में लिए हुए पेपर सरला जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अभी 2 महीने बाकी है, उसे तो मेरे साथ चलना ही होगा। प्रतीक चुपचाप खड़े होकर पार्थी और सरला जी की बातें सुन रहा था। सरला जी ने पार्थी के हाथों से कॉन्ट्रैक्ट पेपर लिए और बिना पढ़े ही उन्हें फाड़ के पार्थी के मुंह पर फेंकते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि अब प्रतीक को तुम्हारे साथ जाने की जरूरत है। पार्थी ने अपने दोनों हाथ बांधे और एक सार्कास्टिक स्माइल देते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि ये ओरिजिनल था? इस तरह की कई फोटोकॉपी है। अगर प्रतीक नहीं चला तो कोई बात नहीं, बस आप लोगों को 50 लाख का जुर्माना भरना होगा। 50 लाख सुनते ही सरला जी के कदम जमीन पर ही जम गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे। तभी प्रतीक तुरंत आगे बढ़ा। उसने पीछे से अपनी माँ के दोनों कंधों को पकड़ते हुए पार्थी से कहा, बकवास बंद करो। जब तुम्हें मुझसे कुछ लेना देना नहीं है तो मेरा तुम्हारे साथ चलने का क्या मतलब? पार्थी ने मुंह बनाते हुए कहा, मतलब हो या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करना ही होगा ना। वक्त कम है, यहाँ इस बस्ती की बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। चलो जल्दी। अभी तक प्रतीक ने पार्थी को करीब से नहीं देखा था। बल्ब की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी, इसलिए उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वहीं जैसे ही प्रतीक ने पार्थी को देखा उसके होश उड़ गए। पार्थी की मांग भरी हुई थी, हाथों में चूड़ा पहने हुए थी, गले में मंगलसूत्र। हालांकि ड्रेस तो उसने अभी भी जीन्स टॉप ही पहना था, लेकिन पार्थी का ये रूप देखकर प्रतीक को ऐसा लगा जैसे उसके गले में आवाज ही नहीं रही। जब प्रतीक ने पार्थी को वहां देखा तो उसे लगा कि शायद पार्थी उससे प्यार करती है और उसके बिना रह नहीं सकती, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का बहाना करके उसे लेने आई थी। वहीं फिर पार्थी की मांग भरी हुई है, इसका मतलब उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन सिर्फ 2 दिन में ऐसा कैसे हो सकता था? प्रतीक पल भर के लिए भूल गया कि वहां उस कमरे में उसकी माँ भी थी। वो पार्थी की तरफ तेजी से गया। उसके दोनों कंधे से उसे टाइट पकड़कर उसने गुस्से में कहा, ये सब क्या है? तुमने शादी कर ली? कुछ पल के लिए पार्थी खामोश रही। कुछ कहने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर भी अपने चेहरे के एक्सप्रेशन संभालते हुए उसने कहा, हाँ मैंने शादी कर ली। प्रतीक एकदम ही 2 कदम पीछे हट गया। सच में ये बात उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। सरला जी भी जानती थी कि उनका बेटा पार्थी से बेहद प्यार करता था। वो तुरंत ही आगे बढ़ी और उन्होंने प्रतीक के कंधे पे अपना हाथ रख दिया। पार्थी ने इतना ही कहा था तभी लेदर के शूज की आवाज आई। पीछे से बड़े ही एरोगेंस के साथ अनिरुद्ध ने एंट्री ली। अंदर आते ही अनिरुद्ध ने सीधा पार्थी के कमर पर हाथ रखा। फिर एक नजर उसने सरला जी की ओर देखते हुए सर झुकाते हुए कहा, नमस्ते आंटी। मैंने सुना प्रतीक का हमारे साथ जाना आपको गवारा नहीं, तो कोई बात नहीं, कुछ देर में मेरा वकील आ जाएगा। आप 50 लाख का चेक तैयार रखिए, वरना अपने बेटे को जेल भिजवाने के लिए तैयार रहिएगा। जैसा आपको ठीक लगे, आगे आपकी मर्जी। सरला जी बिल्कुल खामोश थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी प्रतीक ने सरला जी की ओर देखते हुए कहा, माँ तू फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ, अपना ध्यान रखूंगा। फिलहाल मुझे इन लोगों के साथ जाना होगा, मैं जल्दी तुझसे मिलने आता हूँ।
प्रतीक किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि उसकी माँ के सामने किसी भी तरह का कोई तमाशा हो। अनिरुद्ध कितना बदतमीज था ये वो पहले ही देख चुका था। वहीं जिस तरह से अनिरुद्ध ने पार्थी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने से चिपका रखा था, प्रतीक जानता था कि अनिरुद्ध अपने लिमिट बिना सोचे समझे क्रॉस कर सकता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आमने सामने कौन है और वो कहाँ था, लेकिन एक सवाल प्रतीक को बार बार परेशान कर रहा था। अनिरुद्ध और पार्थी की शादी मात्र 2 दिनों में ये कैसे पॉसिबल था? आखिर ऐसा क्या हुआ 2 दिनों में जो पार्थी और अनिरुद्ध की शादी हो गई? अभी तक तो प्रतीक इसी कश्मकश में उलझा हुआ था कि पार्थी ने आखिर अनिरुद्ध से सगाई कैसे की, क्या हुआ था पार्थी और अनिरुद्ध के बीच में। फिलहाल प्रतीक के पास उन दोनों के साथ जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो लोग जब बाहर निकले तो प्रतीक भी उनके पीछे चल दिया। अनिरुद्ध और पार्थी कार के पीछे वाले सीट पर बैठे थे, वहीं प्रतीक ड्राइवर के पास। वहीं वो बार बार फ्रंट मिरर से उन दोनों को देख रहा था। अनिरुद्ध ने बेशर्मी से कार में ही पार्थी के साथ हरकतें करनी शुरू कर दी थी। प्रतीक ने अपने हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने ही सब कुछ क्या हो रहा है। सोचने में तो ये रहा है कि आखिर क्यों प्रतीक इतना सब कुछ झेल रहा था। सिंपल है, बात यहाँ 50 लाख की थी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त उसने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। फिलहाल अगर उसने पार्टी के साथ जाने से मना किया तो उसे 50 लाख भरना होगा। हालांकि प्रतीक जीवन के एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। एक तरफ वो रुद्र ओबरॉय बनकर 50 लाख पार्थी के मुंह पर मार सकता था, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक कोबरा के नाम से जाना जाने वाला प्रतीक भी अब पूरी तरह से केपेबल था। 2 साल पहले जब सरला जी की सर्जरी के लिए प्रतीक के पास पैसे नहीं थे, तब उसे पैसे की कीमत समझ आई थी। फिर उसके बाद मार्केट में चल रहे ब्लैक मनी के काम को अंजाम देते हुए उसने इतना पैसा बनाया था कि वो अनिरुद्ध जैसे व्यक्ति को आराम से खरीद सकता था। बस वो अपने प्यार की ताकत को समझना चाहता था। वो चाहता था कि पार्थी उसे जैसा वो है उसे उसी हाल में अपनाए, उसके साथ रहे। फिर सही वक्त आने पर वो पार्थी को सच बता देगा। लेकिन उसने पार्थी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। पैसों के आगे प्यार की ताकत ने दम तोड़ दिया था। पार्थी जो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पा रही थी। हाँ, लेकिन उसकी लंबी लंबी सांसों की आवाज कार में गूंज जरूर रही थी। ड्राइवर ने कान में ईयरफोन्स लगा रखी थी, जैसे उसे पहले इंस्ट्रक्शन दे दी गई हो। उधर बस्ती में सरला जी अपने आप को कोस रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपने बच्चे के लिए उसके हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, क्योंकि इस बार जब वो हवेली में गई तो सब कुछ बदला हुआ था। हवेली पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। वहां पर एक एक एंटीक पीस लाखों की कीमत का होगा। हरिवंश जी के साथ वो सीधा नारायण जी के कमरे में जाना चाहती थी। परिवार के बहुत से लोगों की खतरनाक नजरें उन्होंने अपने ऊपर देखी थी। बच्चे बड़े हो चुके थे जिन्हें वो पहचान नहीं पा रही थी। हालांकि वो बच्चे भी उन्हें नहीं पहचान पा रहे थे, इसलिए उन्हें देखा अनदेखा करके वहां से चले गए। उनमें शॉर्ट ड्रेस पहने एक लड़की भी थी जिसका नाम तनु था, जो कि मीनाक्षी की छोटी बेटी थी। उसने तो अनजाने में ही सरला जी की बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। तनु कॉलेज के लिए निकल रही थी और तभी उसकी नजर सरला जी पर पड़ी। सरला जी ने एक मामूली सी साड़ी पहनी हुई थी। उन्हें देखकर तनु को इस बात का एहसास हुआ कि उसने उस औरत को तो पहले कभी नहीं देखा, इसलिए उसने खुद से ही अनुमान लगा लिया कि वो औरत जरूर वहां सर्वेंट के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई होगी। तनु ने सर्वेंट मैनेजर को आवाज लगाते हुए कहा, ये औरत यहाँ कितनी देर से खड़ी है? आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? इसका इंटरव्यू लो और रवाना करो इसे। अभी तनु ने इतना कहा ही था कि तभी दूसरी तरफ से तनु को डांटने की आवाज सुनाई दी। क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? ये क्या तरीका है? ये आवाज हरिवंशी की थी। तभी तनु कुछ कहती उससे पहले ही मीनाक्षी की आवाज आई। लगता है इस परिवार के बच्चों से बात करने की तुम्हें तमीज नहीं है। ये क्या तरीका है? तुम्हें किसने हक दिया मेरी बेटी से इस तरह से बात करने का? वही सरला जी की नजर तो तनु पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि वो थी तो उनके पति की ही बेटी। आश्चर्य की बात है कि तनु के चेहरे में हल्की हल्की सरला जी की झलक दिखाई दे रही थी। सरला जी को यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया सच में इतनी बदल गई है। हालांकि उस हवेली की एक एक दीवार, एक एक कोने पर कई सारी यादें बसी हुई थी। फिर जब सरला जी ने हवेली में कदम रखा तो वो यादें उन्हें इस तरह झंझोड़ रही थी जैसे वापस अपने पास बुला रही हो। फिलहाल हरिवंश जी मीनाक्षी से किसी भी तरह की बहस नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे कि मीनाक्षी किस लेवल तक जा सकती थी। वही मीनाक्षी को तो बस एक मौका चाहिए था सरला जी को नीचा दिखाने का। इतने सालों में हरिवंश जी मीनाक्षी को बहुत अच्छे से जान गए थे। उन्होंने तुरंत ही सरला जी की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, भाभी, बाबूजी का कमरा ऊपर है, आप चलिए मेरे साथ। सरला जी ने मीनाक्षी को इग्नोर करते हुए जैसे ही अपना कदम बढ़ाया, मीनाक्षी एकदम से उनके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर गुस्से से उन्हें देखते हुए उसने कहा, विशाल घर पर नहीं है, और अगर वो घर पर नहीं है तो उनकी इजाजत के बिना किसी भी बाहर के व्यक्ति को पिताजी के कमरे तक जाने की इजाजत नहीं है।
इतना कहने के बाद मीनाक्षी कुछ देर तक खामोश हो गई। फिर उसने सार्कास्टिक स्माइल देते हुए कहा, और वैसे भी तुम तो वो इंसान हो जिसे उसने खुद इस हवेली से बाहर फेंका था। मीनाक्षी के इन शब्दों ने एक पल के लिए सरला जी के सामने बीता कल लाकर रख दिया था। उनके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची थी, लेकिन अगर वो आई थी तो ये ठानकर आई थी कि चाहे जो हो जाए नारायण जी से मिलकर ही रहेंगी। पूरी तरह से मीनाक्षी को इग्नोर करते हुए साइड से निकलकर वो हरिवंश जी के पीछे जाने लगी। हरिवंश जी ने उन्हें अपने आगे चलने के लिए कहा। सरला जी का इस तरह का अड़ियल बर्ताव देखकर मीनाक्षी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, इतनी बेशरम औरत मैंने कहीं नहीं देखी, जिसे न अपनी इज्जत की कोई परवाह है न इस परिवार की। मीनाक्षी की सांस गुस्से में तेज चलने लगी थी। उसके चेहरे पर घबराहट भी थी। किसी भी हाल में वो सरला जी को नारायण जी से मिलने नहीं देना चाहती थी। मीनाक्षी दौड़ते हुए गई और सरला जी के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। फिर गुस्से में सरला जी की आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, चाहे जो हो तुम ऊपर नहीं जा सकती। जब तक विशाल यहाँ नहीं आएगा तुम नहीं जा सकती। तब हरिवंश जी ने कहा, विशाल का ही ऑर्डर है, मुझे इस हवेली की मालकिन को उनकी सही जगह तक लेकर जाना ही होगा। What the hell? मालकिन मालकिन क्या लगा रखा है ये? मीनाक्षी ने गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा। वही तनु भी खड़ी थी। तनु हैरानी से सरला जी को ऐसे देख रही थी जैसे कि अपने सामने वो किसी अजूबे को देख रही हो। तनु ने कहीं ना कहीं हवेली में उनके बारे में सुन तो रखा था, लेकिन पूरी हवेली में सरला जी की कभी कोई तस्वीर उसे नजर नहीं आई थी, इसलिए वो उन्हें पहचान भी नहीं पाई थी। वही हवेली के हॉल की एक बड़ी सी दीवार पर प्रतीक की बचपन की तस्वीर जरूर लगी थी, जिसे देखते ही सरला जी की आंखें उसी पर टिक गई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हवेली में किसी भी दीवार पर या किसी के दिल में प्रतीक की जगह आज भी होगी। हरिवंश जी हमेशा मीनाक्षी को इग्नोर किया करते थे। वो मीनाक्षी से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वही मीनाक्षी की बदतमीजी बर्दाश्त करना उनके लिए भी एक बड़ा टास्क था। उन्होंने मीनाक्षी से कुछ नहीं कहा और सीधे विशाल जी को वीडियो कॉल कर दिया। कॉल रिसीव करते ही विशाल जी की आवाज आई, क्या बात है, वीडियो कॉल करने की नौबत क्यों आई? हरिवंश जी ने सीधा अपने फोन का कैमरा सरला जी के ऊपर कर दिया। वहीं अभी सरला जी ने विशाल की आवाज सुनी थी, जिसे सुनकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पूरे शरीर पर सांप रेंग गया हो। एक अजीब सी घबराहट उन्हें महसूस हुई। फोन की दूसरी तरफ से किसी तरह की कोई आवाज नहीं आई। तब हरिवंश जी ने कहा, विशाल, मैं भाभी जी को बाबूजी से मिलवाना चाहता हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? दूसरी तरफ से कुछ देर बाद आवाज आई, नहीं, वो हवेली की मालकिन है, उसका पूरा हक है और ध्यान रहे, उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब सरला जी ने विशाल जी की ये बात सुनी तो उनके होश उड़ गए। विशाल जी की इस तरह की बात सरला जी के बर्दाश्त के बाहर थी। इतने सालों बाद इस तरह अपनापन जताने का क्या मतलब था? फिलहाल सरला जी सिर्फ और सिर्फ नारायण जी से मिलना चाहती थी, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया। मीनाक्षी और तनु भूत बनकर खामोशी से चुपचाप वहीं खड़े रहे। हरिवंश जी सरला जी को उनके सामने से ऐसे ले गए जैसे सच में सरला जी उस हवेली की मालकिन हो और उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नारायण जी बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। डॉक्टर ने कहा था कि जब तक वो खुद से नहीं जागते उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, इसलिए नारायण जी के कमरे में सरला जी को लगभग 1 घंटे तक उनके उठने का इंतजार करना पड़ा। लेकिन जैसे ही नारायण जी ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने सरला जी को देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक गए। बरसों का इंतजार उनका आज पूरा हुआ था। उनकी आंखों की चमक देखकर कह सकते थे कि वो अगले 10 साल और जी सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से एक पल में ही ठीक हो गए हो। फिर धीरे धीरे उठते हुए उन्होंने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, रुद्र, रुद्र कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया? हरिवंश जी ने सरला जी को पहले ही बता दिया था कि उन्हें कहना कि प्रतीक पढ़ाई के लिए बाहर गया हुआ है, और वही जवाब उन्होंने देते हुए कहा, वो आना चाहता था लेकिन पढ़ाई के लिए बाहर गया है, आप फिक्र मत कीजिए, वो जल्दी ही आपसे मिलेगा। फिर लगभग 2 घंटे ढेर सारी बातें करने के बाद कमजोरी की वजह से नारायण जी को फिर से नींद आ गई। फिर उसी वक्त का फायदा उठाते हुए सरला जी वापस अपनी पुरानी यादों में लौट जाना चाहती थी। तभी मीनाक्षी ने उनके सामने आते हुए कहा, उम्मीद थी तुम दोबारा लौट कर नहीं आओगी। कुछ देर के लिए सरला जी एकटक मीनाक्षी को गुस्से में देखती रही। फिर उन्होंने सख्त आवाज में कहा, ये मेरा घर है, मुझे लगता है तुमने इस घर पर बहुत राज कर लिया और अब वक्त आ गया है तुम्हें अपनी सही जगह दिखाने का। हरिवंश जी जो कुछ देर के लिए वहां से कहीं गए थे वो भी वहां आ गए। वहीं मीनाक्षी का चेहरा गुस्से में लाल टमाटर की तरह हो रहा था। मीनाक्षी कुछ कहती उससे पहले ही सरला जी ने हरिवंश जी से कहा, फिलहाल मैं चलती हूँ, मुझे लगता है मैंने अपना फर्ज निभा लिया। हरिवंश जी ने कहा, भाभी ये आपका घर है, आप चाहे तो कुछ देर और रुक सकती हैं या फिर। इतना कहते ही हरिवंश जी चुप हो गए।
सरला जी ने कुछ नहीं कहा और वो तेज कदमों से वहां से निकल गई। दूसरी तरफ प्रतीक अनिरुद्ध और पार्थी के साथ चौधरी विला पहुंचा था, जहां उसने अंदर जाने से मना कर दिया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में उसे पार्थी के साथ बत्रा विला में ही रहना था। आखिरकार हार कर अनिरुद्ध पार्थी को बत्रा विला लेकर आया और उसने भी पार्थी के साथ अगले 2 महीने बत्रा विला में ही रहने का फैसला किया। बत्रा विला में पहुंचने के बाद प्रतीक को पता चला कि मिस्टर रणधीर बत्रा अपनी बेटी पार्थी की शादी अनिरुद्ध से करवाकर दूसरे ही दिन विदेश चले गए। प्रतीक को यह सब जानकर बड़ी हैरत हुई। घर में एक नौकर भी नहीं था। पार्थी ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे सब कुछ बेहतर था, बिल्कुल पहले जैसा। वो अपने घर में आई और उसने अनिरुद्ध से कहकर कुछ लोगों को अपॉइंट कर लिया। अनिरुद्ध ने भी चौधरी विला से कुछ नौकर बुलवा लिए। ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ पहले की तरह ही नॉर्मल चल रहा था। लेकिन उस घर में मिस्टर रणधीर बत्रा के हंसी के ठहाके की आवाज प्रतीक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। मिस्टर बत्रा भले ही प्रतीक की कितनी भी इंसल्ट क्यों ना करते थे, लेकिन उनके बिना वो घर अधूरा सा था। प्रतीक अपने कमरे में इधर उधर घूमते हुए खुद से ही बात कर रहा था। उफ, इतना सब कुछ अचानक ही कैसे बदल सकता है। पार्थी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसके साथ किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती की गई हो, लेकिन मिस्टर बत्रा का इस तरह अचानक से कहीं चले जाना, ये कैसे और क्यों? एक के बाद एक प्रतीक के दिमाग में सवाल खड़े हो रहे थे। सुबह जब उसने अपना फोन चेक किया था, केडी के भी बहुत सारे मिस्ड कॉल्स थे, लेकिन उस वक्त प्रतीक केडी को कॉल करना पूरी तरह से भूल चुका था। पार्थी में ही उसका पूरा दिन बीत गया। पार्थी के साथ जो कुछ भी हुआ, बीते 2 दिनों में जो हुआ और क्यों हुआ, इन सवालों ने पूरा दिन उसे परेशान करके रखा हुआ था। तभी केडी का कॉल आया। मोबाइल की रिंग सुनते ही प्रतीक को एहसास हुआ कि उसने बहुत कुछ इग्नोर कर दिया जिस पर उसे ध्यान देने की जरूरत थी। प्रतीक ने कॉल रिसीव करके हेलो कहा ही था, तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है। थैंक गॉड कोबरा, आपने कॉल रिसीव किया। पिछले 2 दिनों से आपसे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, डर था कहीं आपको कुछ। इतना कहकर केडी खामोश हो गया। प्रतीक ने अपनी कोबरा वाली सख्त आवाज में कहा, आखिर ऐसी क्या बात थी जो 2 दिन से मुझे इतने कॉल किए गए? तुम जानते हो कि जब भी कुछ होता है मैं खुद कांटेक्ट करता हूँ। केडी ने धीमी आवाज में कहा, जानता हूँ कोबरा, लेकिन पिछले 3 सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ और पिछले 3 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने कॉल रिसीव नहीं किया हो, इसलिए बस थोड़ा घबरा गया था। प्रतीक ने कहा, कहो क्या बात है? केडी की आवाज में खुशी अलग जाहिर हो रही थी। उसने हंसते हुए कहा, जैसा आपने प्लान किया था बिल्कुल सब वैसा ही हुआ कोबरा। हमने उन 21 लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया है। उन्हें दिल्ली के गोदाम में रखा गया था और जल्दी ही अलग अलग जगह अलग अलग लड़की को भिजवाने की तैयारी चल रही थी। आपका प्लान इतना परफेक्ट था कि हमारे आदमी मिशन को कामयाब आसानी से कर पाए। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, वेल डन केडी, बहुत खूब। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? किसी को चोट तो नहीं आई? केडी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, नहीं कोबरा, बस कनक थोड़ी सी घायल है, बाकी सब ठीक है। वो भी 1-2 दिनों में ठीक हो जाएगी। थंडरस्टॉर्म गैंग में सबसे ज्यादा अगर प्रतीक किसी के साथ कांटेक्ट में था तो वो थी कनक, और जब उसे पता चला कि कनक घायल है तो कहीं ना कहीं उसके मन में उसे बहुत बुरा लगा। प्रतीक अभी केडी से बात कर ही रहा था, तभी दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। घर में पार्थी और अनिरुद्ध के अलावा कोई और नहीं था। केडी जानता था कि दरवाजे पर पार्थी होगी। उसने बहुत ही आराम से दरवाजा खोला और जैसा उसने सोचा था कुछ वैसा ही था। सामने पार्थी ही थी जो उसे बड़े ही गुस्से वाली नजर से देख रही थी। प्रतीक ने जाकर इधर उधर देखा कि अनिरुद्ध तो कहीं पार्थी के पीछे नहीं आया था। जब उसे इस बात का कंफर्मेशन हुआ कि अनिरुद्ध वहां नहीं था, तब प्रतीक ने पार्थी से कहा, दरवाजे के बाहर खड़ी रहोगी, अंदर भी आओगी? पार्थी ने गुस्से से कहा, अंदर आने के लिए मैं यहाँ तक नहीं आई हूँ। अनिरुद्ध बाहर गया है, तुम चाहो तो जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। प्रतीक ने पार्थी का हाथ पकड़कर अंदर की ओर खींच लिया। इस वजह से पार्थी बिल्कुल के करीब आ गई थी। पार्थी की आंखों में आंखें डालकर प्रतीक ने कहा, मुझे रोकना किसी के बस की बात नहीं। मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ इसलिए कि पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ वो मुझे जानना है। पार्थी ने चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट लाकर कहा, जानकर भी तुम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं मिसेस अनिरुद्ध चौधरी हूँ। मेरे साथ बदतमीजी करने के बारे में सोचना भी मत। प्रतीक ने पार्थी की कमर में हाथ डाला और उसे अपने आप से चिपकाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तो मिसेस अनिरुद्ध चौधरी, सगाई वाले दिन तो तुम्हें ने कहा था ना कि जब मैं चाहूँ तुम मेरे पास आ जाओगी। मेरे साथ हम बिस्तर होने में तुम्हें कोई ऐतराज नहीं था, तो फिर अब क्या हुआ? पार्थी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने उस प्रतीक से इस तरह के शब्द सुन रही थी जो हमेशा डिसिप्लिन में रहता था। पार्थी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके प्रतीक को देख रही थी। तभी प्रतीक ने उसके होठों पर किस करना शुरू कर दिया। हर बार की तरह से आज प्रतीक बहुत अलग था। ऐसा लग रहा था कि उसका गुस्सा वो जाहिर कर रहा हो। पार्थी ने एकदम प्रतीक को जोर से धक्का देते हुए गुस्से में कहा, तुम भूल रहे हो कि मैं अब किसी की पत्नी हूँ। ये वाहियात हरकत तुम कैसे कर सकते हो? प्रतीक ने अपनी शर्ट की स्लीव से अपने होंठ पोंछकर
सार्कास्टिक स्माइल देते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं उतना वाहियात तो नहीं हूँ जितना कि तुम्हारा पति। फिलहाल मुझे 2 महीने के लिए यहाँ क्यों लाकर रखा गया है ये बताओ। तब पार्थी ने चिढ़ते हुए कहा, वो तुमसे बदला लेना चाहता है, चाहो तो चली जाओ यहाँ से, कॉन्ट्रैक्ट मैं देख लूंगी। प्रतीक ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, फिर हंसते हुए कहा, वाह जी वाह, कॉन्ट्रैक्ट तुम देख लोगी? ओह माय गॉड, अब तो मैं 2 महीनों तक कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारे पति के साथ कुशल जिंदगी जीते देखने का सपना अब मेरा भी है। पार्थी ने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो। प्रतीक ने हंसते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है, वक्त ने करवट ली है और अब देखना है इस वक्त की चाल तुम तो क्या, तुम्हारा वो ओवर स्मार्ट पति भी नहीं समझ पाएगा। इतना कहते हुए प्रतीक कमरे से जाने लगा। तभी दरवाजे पर पहुंचकर उसने अचानक ही अपने कदम रोके और पीछे मुड़कर कहा, वैसे मिस्टर रणधीर बत्रा कमाल के इंसान निकले। जानता था वो सेल्फिश है, लेकिन इस लेवल के यकीन नहीं होता कि अपनी बेटी को बेचकर खुद विदेश में ऐश कर रहे हैं। प्रतीक की ये बात पार्थी को तीर के समान चुभी। वो गुस्से में भड़कते हुए आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ उसने प्रतीक को जड़ दिया, जिसकी गूंज उस पूरे कमरे में एक पटाखे की तरह गूंजी। हंसते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है, वक्त ने करवट ली है और अब देखना है इस वक्त की चाल तुम तो क्या, तुम्हारा वो ओवर स्मार्ट पति भी नहीं समझ पाएगा। इतना कहते हुए प्रतीक कमरे से जाने लगा। तभी दरवाजे पर पहुंचकर उसने अचानक ही अपने कदम रोके और पीछे मुड़कर कहा, वैसे मिस्टर रणधीर बत्रा कमाल के इंसान निकले। जानता था वो सेल्फिश है, लेकिन इस लेवल के यकीन नहीं होता कि अपनी बेटी को बेचकर खुद विदेश में ऐश कर रहे हैं। प्रतीक की ये बात पार्थी को तीर के समान चुभी। वो गुस्से में भड़कते हुए आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ उसने प्रतीक को जड़ दिया, जिसकी गूंज उस पूरे कमरे में एक पटाखे की तरह गूंजी। पार्थी ने चिल्लाकर कहा, कत्ल कर दूंगी मैं तुम्हारा अगर दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की तो। तब प्रतीक ने जाते जाते कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है और तुमने जो औकात मुझे मेरी दिखाई थी ना, उसका भी हिसाब किया जाएगा। इस बात का मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये कहते हुए प्रतीक हवा की तरह वहां से गायब हो गया। प्रतीक के जाते ही पार्थी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं नीचे जमीन पर बैठ गई और अपने घुटनों पर अपना सर रखते हुए जोर जोर से रोने लगी। पार्थी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी मात्र कुछ दिनों में पूरी तरह से बदल गई थी। तभी पार्थी ने देखा मिस्टर बत्रा का उसके मोबाइल पर वीडियो कॉल आ रहा था। पार्थी ने तुरंत अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कॉल रिसीव कर लिया। मिस्टर बत्रा वीडियो कॉल पर बहुत ही खुशमिजाज नजर आ रहे थे। उनकी हंसी की आवाज पार्थी के फोन से निकलकर उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। पार्थी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बात है पापा, आप इतना खुश क्यों हैं? सब ठीक तो है? तब मिस्टर बत्रा ने कहा, हाँ सब ठीक है, खुश हूँ क्योंकि मेरी बिटिया अब किसी के घर की बहू बन गई है। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, बस तुम्हें देखकर अच्छा लगा और हंसना तो मेरी फेवरेट हॉबी है, तुम तो जानती हो। अच्छा तुम बताओ, अनिरुद्ध के साथ तुम्हारी शादी कैसे बीत रही है? वो तुमसे प्यार तो करता है ना? पार्थी ने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लाकर कहा, यस पापा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तब मिस्टर बत्रा ने कहा, और प्रतीक कैसा है, वो ठीक तो है ना? कहीं ना कहीं पिछले 2.5 सालों से प्रतीक के साथ रहते रहते मिस्टर बत्रा भी उसे पसंद करने लगे थे, लेकिन मन ही मन में उन्होंने कभी ये बात जाहिर नहीं की थी। पार्थी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पापा वो भी ठीक है, वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है। तब मिस्टर बत्रा ने कहा, चलो अच्छा है, मुझे तो लगा था कहीं तुम्हारे प्यार में वो खुद को ही खत्म न कर ले। पार्थी ने कहा, हमने उसे समझने में गलती की, सच वो कभी अपने पिता के सामने नहीं झुकेगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने का बाकी है पापा, और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे हमारे साथ ही रहना है। 2 महीने में तो वो सब समझ जाएगा। कुछ देर पार्थी मिस्टर बत्रा को बहुत ही मासूमियत से देखती रही, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, पापा मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? मिस्टर बत्रा ने तेज आवाज में कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम जानती हो कि दुनिया में अगर ये बात फैल गई कि मुझे कैंसर है और मेरे पास वक्त कम है तो हमारी कंपनी के सारे शेयर गिर जाएंगे। जैसे तैसे सिचुएशन कंट्रोल में आई है, सब खत्म हो जाएगा। पार्थी बेटा तुम ऐसी गलती नहीं करोगी। मिस्टर बत्रा, जिनके बारे में बताया गया था कि वो विदेश गए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो मुंबई के एक बड़े से हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी थी। कारण बस यही था कि उन्हें जब पता चला कि उन्हें कैंसर है तो वो हर चीज सेट करना चाहते थे। मौत से पहले अपनी बेटी का घर बसाना चाहते थे। मिस्टर बत्रा की बात सुनकर पार्थी की आंखों में आंसू आ गए। तब मिस्टर बत्रा ने कहा, देखो तुम इस तरह रोती रहोगी
या तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो मैं तुम्हें दोबारा कॉल नहीं करूंगा। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। फिलहाल मैं कॉल काट रहा हूँ। इतना कहने के बाद मिस्टर बत्रा ने कॉल कट कर दिया। कुछ वक्त अकेले बिताने के बाद पार्थी को वो दिन याद आया जब उसे एहसास हुआ था कि वो कहीं ना कहीं प्रतीक से प्यार करने लगी थी। पुलिस स्टेशन से प्रतीक को बीच रास्ते पर छोड़ने के बाद पार्थी का मन उससे हजारों सवाल कर रहा था। उन सवालों का उसे एक ही जवाब मिला कि अब वो प्रतीक से प्यार करने लगी थी। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि घर पर अनिरुद्ध अपने पिता धनंजय चौधरी के साथ पहले ही उसके घर पर मौजूद था। उन लोगों के साथ उसका कजिन भाई निशांत भी था। निशांत ने पहले ही अपने चाचा रणधीर बत्रा से इस बारे में बात कर रखी थी। पार्थी उन सबको देखकर हैरान थी, फिर भी उसने उन सबको देखकर मुस्कुराया और अपने कमरे की ओर जाते हुए सोचने लगी, ये बदतमीज आदमी यहाँ क्या कर रहा है? क्या इसके बारे में मुझे पापा को बता देना चाहिए था? क्या पापा से सब कुछ छुपाकर मैंने गलती की? तभी मिस्टर रणधीर बत्रा पार्थी के पीछे उसके कमरे तक आ गए। फिर उन्होंने पार्थी से कहा, बेटा पार्थी, ये लोग तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए हैं। पार्थी को खुद की किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। आज पहली बार था जब उसे महसूस हुआ कि उसे प्रतीक से प्यार है। तभी किसी और का रिश्ता उसके लिए आ गया था। उसने हैरान होते हुए कहा, लेकिन पापा। मिस्टर बत्रा ने कहा, लेकिन क्या बेटा? धनंजय चौधरी हमारे बिजनेस पार्टनर बनने को तैयार है। चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का 30% शेयर तुम्हारे नाम होगा। समझ रही हो? पूरी जिंदगी सेट है तुम्हारी। पार्थी ने चिढ़ते हुए कहा, लेकिन पापा मैं प्रतीक। मिस्टर बत्रा ने पार्थी को बीच में ही रोकते हुए कहा, उस लड़के का कोई फ्यूचर नहीं है। ड्रग्स के केस में वो जेल जा चुका है। उसके पिता उसे कभी नहीं अपनाएंगे। एक ऐसे लड़के के साथ जिंदगी दलदल हो जाएगी। वहीं ये तो तुम भी अच्छे से जानती हो, 2 दिन से ज्यादा तुम ऐशो आराम के बिना नहीं रह पाओगी। पार्थी ने गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, लेकिन पापा चाहे जो हो जाए, अनिरुद्ध जैसी लड़की से नहीं। तब मिस्टर बत्रा ने कहा, पूरी दुनिया की लड़कियां उस पर मरती है और तुम? तभी पार्थी ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, और मैं पार्थी बत्रा उससे शादी करने से इनकार करती हूँ। पार्थी और मिस्टर बत्रा डिस्कशन कर ही रहे थे, तभी उन्हें दरवाजे पर किसी के नॉक नॉक करने की आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर अनिरुद्ध खड़ा था। एक पल के लिए मिस्टर बत्रा घबरा गए। उन्हें लगा अनिरुद्ध ने उनकी सारी बातें सुन ली। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए मिस्टर बत्रा से कहा, अंकल जी, मैं कुछ देर पार्थी से अकेले में बात करना चाहता था, अगर आपको एतराज ना हो तो। मिस्टर बत्रा कुछ देर खामोश हो गए। पार्थी इशारे से उन्हें मना कर रही थी, लेकिन उन्होंने पार्थी को इग्नोर कर दिया और वहां से चले गए। एक तरह से देखा जाए तो मिस्टर बत्रा किसी भी तरह से गलत नहीं थे। कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा सोचेगा। अनिरुद्ध चौधरी एक बिजनेस आइकॉन के नाम से जाना जाता था। पैसा, पावर, परिवार, सब कुछ था उसके पास जो प्रतीक के पास नहीं था। लेकिन पार्थी इन सब बातों को कहाँ समझ रही थी। मिस्टर बत्रा जब कमरे से गए तो पार्थी को ऐसा लगा जैसे छोटे बच्चों की तरह वो जोर जोर से पापा पापा करके रोने लगे। पार्थी ने अपने आप को समझाते हुए खुद से कहा, पापा आप चाहे जो कर लो, मैं इस बकवास आदमी से शादी नहीं करूंगी। अनिरुद्ध वहीं खड़ा था। उसने पार्थी की ये बात सुन ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उस रात जो कुछ भी हुआ उसका बदला लेना चाहता हूँ। तुमसे नहीं, तुम्हारे उस हमदर्द दोस्त से। इतना कहने के बाद अनिरुद्ध ने तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारी शादी होगी, लेकिन तुम अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हो और मैं अपनी। इससे मेरा परिवार भी खुश और तुम्हारा भी। साथ ही तुम्हारे पापा के बिजनेस सॉरी डूबते हुए बिजनेस को मैं थाम लूंगा। तुम्हारे जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब तुम सोच लो कि तुम क्या करना चाहती हो। पार्थी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है क्या गलत। वो ये तो जानती थी कि प्रतीक के साथ उसका फ्यूचर सेफ नहीं था। प्रतीक फटीचर है और फटीचर ही रहेगा, भले ही उसके साथ कितने भी बड़े खानदान का नाम क्यों न जुड़ा हो। पार्थी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने अनिरुद्ध की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं अगर तुमने धोखा दिया तो? तब अनिरुद्ध ने सैर्कास्टिक स्माइल देते हुए कहा, तुम्हारी पीठ के उस दिल को जिसने से देखा है, तुमसे मोहब्बत हो गई है। चाहे जो कर लो, शादी तो तुमसे ही करके रहूंगा। अनिरुद्ध के इन शब्दों से पार्थी घबरा सी गई। तेज कदमों से नीचे जाकर धनंजय चौधरी, आप यहाँ आए, आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। एक बार फिर अनिरुद्ध की बेइज्जती हुई थी जो उसके बर्दाश्त के बाहर थी। वो दिन पार्थी के लिए बहुत मुश्किल था। शाम को कुछ दिन पहले कराए गए मिस्टर बत्रा की टेस्ट की रिपोर्ट आई, जिसमें उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पर। मिस्टर बत्रा की रिपोर्ट पहले पार्थी ने देखी थी। उसके लिए उसकी दुनिया हिल गई थी। उसके परिवार में उसके साथ सिर्फ उसके पापा ही थे जो उसके लिए सब कुछ थे। इलाज करवाने के लिए उसने मिस्टर बत्रा को मना तो लिया, लेकिन फिर मिस्टर बत्रा की शर्त के अनुसार उसे अनिरुद्ध के साथ सगाई करनी पड़ी। सगाई और शादी दोनों में ही ज्यादा दिन का अंतर नहीं था। हालांकि सगाई की रात जब अनिरुद्ध के गार्ड्स ने प्रतीक पर हमला किया था तो उसका एक वीडियो बनाया गया था। वो वीडियो पार्थी को दिखाया गया।
पार्थी को उस वक्त एहसास हो गया था कि प्रतीक सच में एक कमजोर, बेहाल किस्म का इंसान था। उसके साथ वो जिंदगी किसी भी हाल में नहीं काट सकती थी, इसलिए उसने दिल से अनिरुद्ध को अपना लिया। अरे पार्थी ने देखी थी, उसके लिए उसकी दुनिया हिल गई थी। उसके परिवार में उसके साथ सिर्फ उसके पापा ही थे जो उसके लिए सब कुछ थे। इलाज करवाने के लिए उसने मिस्टर बत्रा को मना तो लिया, लेकिन फिर मिस्टर बत्रा की शर्त के अनुसार उसे अनिरुद्ध के साथ सगाई करनी पड़ी। सगाई और शादी दोनों में ही ज्यादा दिन का अंतर नहीं था। हालांकि सगाई की रात जब अनिरुद्ध के गार्ड्स ने प्रतीक पर हमला किया था तो उसका एक वीडियो बनाया गया था। वो वीडियो पार्थी को दिखाया गया। पार्थी को उस वक्त एहसास हो गया था कि प्रतीक सच में एक कमजोर, बेहाल किस्म का इंसान था। उसके साथ वो जिंदगी किसी भी हाल में नहीं काट सकती थी, इसलिए उसने दिल से अनिरुद्ध को अपना लिया। लगभग 8 दिन बीत चुके थे। पिछले 8 दिनों से प्रतीक रोज सुबह पार्थी के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर जल्दी से कॉलेज के लिए निकल जाया करता था। अनिरुद्ध भी घर पर नहीं था और एग्जाम टाइम भी था। दिन के लगभग 8 घंटे प्रतीक लाइब्रेरी में बिताता था। एक वक्त ऐसा भी आता था कि जब लाइब्रेरी पूरी तरह से खाली हो जाती थी, लेकिन प्रतीक तब भी बैठकर पढ़ाई किया करता था। हालांकि उस वक्त भी प्रतीक को काशी जरूर सामने की टेबल पर बैठी नजर आती थी। जब तक प्रतीक लाइब्रेरी से नहीं निकलता था, काशी भी लाइब्रेरी में ही रहती थी। प्रतीक काशी की आंखों में अपने लिए कुछ तो देख पाता था। वो ये तो जान गया था कि काशी के दिलो दिमाग में उसके लिए कुछ चल रहा है, लेकिन जैसे ही उसके मन में प्यार का ख्याल आता, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता। प्यार के नाम से अब उसे नफरत होने लगी थी। काशी जब से इस बात के बारे में जानती थी कि पार्थी की शादी हो चुकी है, वो बार बार प्रतीक के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रतीक उसे इस तरह इग्नोर कर रहा था जैसे उसने अपनी आंखों के सामने किसी को देखा ही नहीं। काशी ने दूर से प्रतीक को देखकर मन में बड़बड़ाते हुए कहा, कितना एरोगेंस है इस बंदे में, एक नजर भी नहीं देखा। तभी फिर उसके मन से आवाज आई, देखेगा भी कैसे, मैंने अपना होलिया भिखारिन जैसा बना रखा है, वो क्या कोई भी मुझे ना देखे। काशी अपने आप से ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी प्रतीक की नजर उस पर पड़ी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे प्रतीक ने उसकी बातें सुन ली हो। काशी के चेहरे पर घबराहट देख प्रतीक उठा और बहुत ही धीमे कदमों से काशी के सामने जाकर बैठ गया। फिर धीमी आवाज में उसने कहा, क्या बात है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? काशी जो सकपका गई थी, उसने धीमे शब्दों में कहा, हाँ एक्चुअली कल मेरा एग्जाम है और ये चैप्टर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? काशी जो प्रतीक की जूनियर थी, बहुत ही मासूमियत से प्रतीक से मदद मांग रही थी। प्रतीक जो कभी किसी की मदद करने से इनकार नहीं करता था, वो काशी को कैसे इनकार कर सकता था? लेकिन प्रतीक ने फिर भी बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा, सॉरी लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, तुम तो जानती हो एग्जाम मेरा भी चल रहा है। ये सुनते ही काशी का चेहरा उदास हो गया। हालांकि प्रतीक ने काशी को इसलिए मना किया था क्योंकि कहीं ना कहीं काशी के साथ या काशी जब भी उसके पास होती थी वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता था। उसे समझ नहीं आता था, लेकिन कई बार उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके और काशी के बीच में कुछ तो था, ऐसा कोई कनेक्शन जो वो समझ नहीं पा रहा था। काशी उदास होकर वहां से जाने लगी। प्रतीक को पता ही नहीं चला कब उसके मुंह से आवाज निकल गई, रुको, ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, बताओ कहाँ चल के हम स्टडी कर सकते हैं? काशी के चेहरे पर एकदम चमक आ गई और प्रतीक इसी असमंजस में था कि आखिर उसने ये सब कह कैसे दिया। वो तो बिल्कुल भी काशी के साथ जाकर पढ़ाई नहीं करना चाहता था। काशी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मेरे घर चलें? प्रतीक ने एकदम ही तेज आवाज में कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, पास ही में एक कॉफी शॉप है, वहां चलते हैं। पार्थी और प्रतीक लाइब्रेरी से निकल ही रहे थे, तभी दरवाजे पर वो राहुल से टकरा गए। राहुल जिसकी इंसल्ट मॉल में पार्थी ने थप्पड़ मार कर की थी, उसके बाद वो कई दिनों तक नजर नहीं आया था। राहुल को देखकर प्रतीक पूरी तरह से उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। तभी राहुल ने आवाज लगाकर कहा, प्रतीक फटीचर कहूं या गरीबदास? राहुल की बात सुनकर ही प्रतीक एकदम से रुक गया। राहुल प्रतीक की तरफ बढ़ा और गुस्से में उसने कहा, तुम तो जानते हो कि पार्थी ने शादी कर ली, क्या तुम्हें इससे ऐतराज नहीं? प्रतीक ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये उसका डिसीजन, उसकी पर्सनल लाइफ है। पास में काशी खड़ी थी। जब उसने प्रतीक के मुंह से ये शब्द सुना तो उसका दिल बाग बाग हो गया। उसे ऐसा लगा कि वो जोर जोर से जंप लगाकर खुशी से नाचने लगी। तभी राहुल ने अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए कहा, तुम्हें नहीं पड़ता होगा लेकिन मुझे पड़ता है, मैं उसे इस तरह तो नहीं छोड़ूंगा। इतने सालों के रिलेशनशिप को उसने मजाक बना दिया। तब प्रतीक ने कहा, लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ में उसकी जरूरत क्यों है? तुम्हारे आगे पीछे तो वैसे भी बहुत सी लड़कियां घूमती हैं। राहुल ने दांत पीसते हुए कहा, पार्थी के साथ उन लड़कियों को कंपेयर नहीं किया जा सकता।
अनिरुद्ध उसे मुझसे छीन नहीं सकता। जानता था तेरी तो इतनी औकात नहीं है, लेकिन वो अनिरुद्ध। इतना कहने के बाद राहुल बिल्कुल खामोश हो गया। सच में उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। जिस प्यार को प्रतीक हमेशा टाइम पास समझता था, कहीं ना कहीं वो अपना रंग दिखा रहा था। कहना मुश्किल था कि वो प्यार था या हार ना मानने का दिखावा। पार्थी जिसकी कठपुतली प्रतीक बना हुआ था, वही राहुल की कठपुतली बनी हुई थी। राहुल के हिसाब से ही वो जहाँ भी जाती थी उसके साथ रहती थी। जहाँ पार्थी वहाँ राहुल। कॉलेज में लोग ये बात अच्छे से जानते थे। राहुल को यकीन नहीं था उसकी एक गलती की वजह से पार्थी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी। लेकिन पार्थी को खुद ही नहीं पता चला कि कब उसे प्रतीक से प्यार हो गया था और वो राहुल से अपने आप दूर होती गई। उस दिन मॉल में जो कुछ भी हुआ पार्थी के लिए वो तो सिर्फ राहुल से दूर जाने का एक बहाना था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। उधर हॉस्पिटल में मिस्टर बत्रा के पास मीनाक्षी के कॉल लगातार आ रहे थे। अभी तक लगभग 10 मिस्ड कॉल थे। मीनाक्षी मिस्टर बत्रा को कॉल कर रही थी और मिस्टर बत्रा इसी असमंजस में थे कि वो मीनाक्षी से क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे। ये सब सोचते हुए वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। लेकिन मीनाक्षी कहाँ मानने वाली थी। लगातार फोन करने की वजह से आखिरकार मिस्टर बत्रा को उसका कॉल रिसीव करना ही पड़ा। मिस्टर बत्रा कुछ कहते तभी मीनाक्षी की भड़कती हुई आवाज सुनाई दी। कहाँ हो तुम? कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे? मैंने सुना तुमने पार्थी की शादी कर दी। आखिर कैसे? अचानक सब कुछ कैसे हुआ? क्यों हुआ? क्या बात है? मीनाक्षी तो ऐसे सवाल कर रही थी जैसे पार्थी उसी की बेटी हो। मिस्टर बत्रा ने मुंह बनाते हुए मन में कहा, इसलिए शादी कर दी क्योंकि तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था। तुम जिस लड़के का मर्डर करना चाहती हो, मैं उस लड़के से अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। और जब ये बात मुझे पता चली कि उस लड़के की जिंदगी न जाने कितने दिन की है, तो मैं अपनी बेटी के जीवन के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता था। मिस्टर बत्रा ये सब सोच ही रहे थे, तभी एक बार फिर उनके कान में मीनाक्षी की आवाज गूंज गई। अरे कहो भी, आखिर क्या हुआ है तुम्हें? क्या बकवास कर रहे हो ये सब? तब मिस्टर बत्रा ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल मैं वेकेशन पर आया हूँ। मेरी कंपनी डूब रही थी, अनिरुद्ध का सहारा मिला। चौधरी परिवार ने मेरी कंपनी को बचा लिया और मैं वेकेशन पर आ गया। एक बहुत छोटी सी कहानी है बस। मीनाक्षी कुछ देर के लिए खामोश रही, फिर उसने कहा, लेकिन तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? क्या तुमने रुद्र ओबरॉय के बारे में पता लगवाया? मिस्टर बत्रा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ लगवाया, वो इंडिया में नहीं है। मीनाक्षी ने घबराते हुए कहा, व्हाट? इंडिया में नहीं है तो कहाँ है? मिस्टर बत्रा ने कहा, वो दुबई में है और वहीं सेटल है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें उसका मर्डर करने की जरूरत नहीं है। वो लौट कर नहीं आएगा। तब मीनाक्षी ने चिढ़ते हुए तेज आवाज में कहा, ऐसे कैसे लौट कर नहीं आएगा? उसकी माँ मुझे धमकी देकर गई है। उसका कहना है कि वो जल्दी ही लौटेगी अपनी बेटे के साथ। मिस्टर बत्रा ने अपने सर पर हाथ रख लिया। गुस्से में वो लाल पीले हो रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि फोन के अंदर जाकर ही मीनाक्षी को जोर से फटकार लगा दे। लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मीनाक्षी, हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन तुम्हें कुछ दिन ठहरना होगा। वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। मीनाक्षी ने अपनी बातों पर कुछ ज्यादा ही जोर देते हुए कहा, रणधीर तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें एहसास नहीं है कि अगर वो लौट कर आ गया तो मेरा सब कुछ छिन जाएगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मिस्टर बत्रा ने कहा, देखो मैं तुम्हारी ज्यादा तो कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी देश में नहीं हूँ, आउट ऑफ इंडिया हूँ। जल्दी लौट कर आता हूँ, हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए तुम शांत रहो तो बेहतर रहेगा। मीनाक्षी ने एक बार फिर चीखते हुए कहा, लेकिन तुम हो कहाँ ये तो बता दो। मिस्टर बत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जान, मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल के बहुत करीब हूँ। इतना कहने के बाद मिस्टर बत्रा ने फोन पर किस किया और कॉल कट कर दिया। मीनाक्षी हैरानी से अपने मोबाइल को देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसके दोस्त रणधीर ने क्या किया। लेकिन हाँ, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट जरूर आ गई थी। शर्म के मारे उसके गाल लाल हो गए थे। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मीनाक्षी ने मुड़कर देखा तो सामने विशाल ओबरॉय खड़ा था। अपने सामने विशाल ओबरॉय को देखकर मीनाक्षी के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं था कि 2 दिन बाद आने वाला विशाल 2 दिन पहले ही आ गया था। वहीं उसके मन में दूसरा सवाल उठा, क्या विशाल ने उसकी सारी बातें सुन ली थी? फिर तीसरे सवाल ने तुरंत ही जंप करते हुए कहा, और क्या अगर सारी बात सुन ली तो विशाल मुझे माफ करेगा? वहीं एक के बाद एक सवाल ऐसे खड़े हो रहे थे जैसे मीनाक्षी अपने सामने एक युद्ध होता हुआ देख रही हो। वहीं विशाल तमतमाते हुए तेज कदमों से मीनाक्षी के सामने आकर खड़ा हो गया। के मारे उसके गाल लाल हो गए थे। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मीनाक्षी ने मुड़कर देखा तो सामने विशाल ओबरॉय खड़ा था। अपने सामने विशाल ओबरॉय को देखकर मीनाक्षी के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं था कि 2 दिन बाद आने वाला विशाल 2 दिन पहले ही आ गया था। वहीं उसके मन में दूसरा सवाल उठा, क्या विशाल ने उसकी सारी बातें सुन ली थी? फिर तीसरे सवाल ने तुरंत ही जंप करते हुए कहा, और क्या अगर सारी बात सुन ली तो विशाल मुझे माफ करेगा?
वहीं एक के बाद एक सवाल ऐसे खड़े हो रहे थे जैसे मीनाक्षी अपने सामने एक युद्ध होता हुआ देख रही हो। वहीं विशाल टमटमाते हुए तेज कदमों से मीनाक्षी के सामने आकर खड़ा हो गया। मीनाक्षी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने विशाल था, जो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ इंडिया गया था। विशाल ने मीनाक्षी के सामने आकर खड़े होकर कड़क आवाज में कहा, उम्मीद है तुम्हारी प्लानिंग हो गई होगी। मीनाक्षी ने घबराते हुए कहा, कैसी प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हो? विशाल ने कड़क आवाज में कहा, वही जो हमेशा करती रहती हो। जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी किट्टी पार्टी में तुम्हें जाना होगा, उसी की प्लानिंग में लगी होगी। मीनाक्षी ने चैन की लंबी सांस ली और जोर से हंसते हुए कहा, हाँ, वो मेरी दोस्त का कॉल था। तब विशाल ने कहा, हाँ जानता हूँ तुम्हारे दोस्त का कॉल होगा, तभी तुम्हें मेरे होने का एहसास भी नहीं हुआ। मीनाक्षी ने मुंह बनाते हुए कहा, आजकल तो मेरे साथ रहते ही कहाँ हो, जब देखो कभी कोई मीटिंग तो कभी कुछ और। साथ रहोगे तो शायद हमारे बीच की दूरियां भी खत्म हो जाए। विशाल ने तुरंत ही कमरे से बाहर की ओर मुंह कर लिया और फिर तीखी आवाज में कहा, हम एक दूसरे के करीब थे ही, कब जो दूरी होगी। इतना कहते हुए विशाल ने मुड़कर एक नजर मीनाक्षी को देखा और वहां से चले गए। मीनाक्षी ने अपने हाथों की मुट्ठी कसी और पास दीवार में जोर से दे मारी। उधर प्रतीक एक मामूली सी टपरी के पीछे तंबू के नीचे बैठकर काशी को पढ़ा रहा था। प्रतीक और काशी दोनों ही पहले एक रेस्टोरेंट में गए थे, लेकिन वहां बहुत ज्यादा शोर होने की वजह से प्रतीक अपनी फेवरेट जगह काशी को ले आया, जहां अधिकतर वो शांति से बैठकर पढ़ाई किया करता था। प्रतीक का ध्यान पूरे बुक्स पर था। वो बहुत ही स्ट्रिक्टली काशी को एक के बाद एक कैलकुलेशन समझा रहा था। काशी जो ना चाहते हुए भी बार बार प्रतीक की आंखों में गुम हो जाती थी, बार बार कहीं खो जाती थी। वहीं काशी के इस बिहेवियर से प्रतीक को बहुत ज्यादा इरिटेशन महसूस हो रही थी। लेकिन हमेशा की तरह उसने अपने आप को शांत रखा और एक आखिरी प्रॉब्लम को सॉल्व करके काशी की आंखों में देखते हुए कहा, आई थिंक तुम इतना कर लोगी तो एग्जाम में पास हो जाओगी। मुझे नहीं लगता कि तुम इससे ज्यादा पढ़ भी सकती हो, तो फिर हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तब काशी ने प्रतीक की आंखों में खोए हुए कहा, टाइम बर्बाद? ना जी ना, इससे बेहतर वक्त तो हो ही नहीं सकता। काशी का बिहेवियर अब प्रतीक से बर्दाश्त के बाहर था। इरिटेशन के साथ वो खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। तभी काशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। काशी ने जैसे ही प्रतीक का हाथ पकड़ा, उसके पांव वहीं जमीन पर जम गए। काशी ने बहुत ही मासूमियत से प्रतीक से कहा, क्या तुम कुछ देर और नहीं रुक सकते? प्रतीक ने सख्त आवाज में कहा, नहीं, मेरे पास और भी बहुत से काम है। मेरा भी कल एग्जाम है, मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। काशी ने कहा, एग्जाम खत्म होने के बाद सब खत्म हो जाएगा। काशी की इस बात ने प्रतीक को बहुत ज्यादा हैरान कर दिया। उसने बड़ी बड़ी आंखें करके काशी को देखते हुए कहा, क्या कहना चाहती हो? क्या खत्म हो जाएगा? काशी ने मासूमियत के साथ कहा, एग्जाम के बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना होगा और एग्जाम खत्म होने में बस 4 दिन बचे हैं। प्रतीक ने अपने दोनों कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है तो तुम जाओ। काशी ने कहा, क्या सच में तुम यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी? प्रतीक ने बहुत ही नॉर्मल होते हुए कहा, हाँ बस इसलिए, और कोई रीजन हो सकता है क्या? काशी ने मुंह बनाते हुए कहा, रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं। काशी का ये एटीट्यूड और उसके ये शब्द प्रतीक को समझ में नहीं आए। वो हैरानी से उसे देख रहा था। तभी काशी ने प्रतीक की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम सच में इतने बुद्धू हो? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? पिछले 2 सालों से कॉलेज में मैं तुमसे बार बार टकराती हूँ, तुम्हारे आसपास घूमती हूँ, तुम्हें सच में कुछ दिखाई नहीं देता? हालांकि प्रतीक को समझ में तो सब कुछ आ रहा था, लेकिन वो अनजान बनने की पूरी कोशिश कर रहा था। कई बार उसने काशी को अपने करीब महसूस किया था और काशी की आंखों में तो प्रतीक के लिए प्यार ऐसे दिखाई देता था जैसे आंखों में पानी हो। प्रतीक काशी से आके कुछ कहता, तभी अचानक से तेज हवा चलने लगी। हवा बहुत ज्यादा तेज थी। फिर कुछ ही वक्त में हवा के साथ पानी की बूंदें भी आने लगी। वो लोग जहाँ पर थे वो जगह शहर से बाहर जंगल की तरफ था। वहाँ एक छोटी सी चाय की टपरी थी। चाय वाली ने मौसम खराब होता देख तुरंत ही अपनी दुकान बंद की, फिर वहाँ से निकल गया। लोग इधर उधर भागते हुए अचानक ही खराब हुए मौसम से बचने का तरीका ढूंढने लगे। प्रतीक और काशी जो गुस्से में एक दूसरे को देख रहे थे, उन्हें अभी तक इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया। प्रतीक को जैसे ही एहसास हुआ कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, उसने तुरंत ही काशी से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। काशी ने प्रतीक को कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में बस देखती रही। प्रतीक ने तेज आवाज में कहा, चलो यहाँ से। काशी ने अपना मुंह फेर लिया। प्रतीक ने हाथ छटकते हुए कहा,
मैंने कहा चलो यहाँ से। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या तुम्हें? मौसम दिखाई नहीं दे रहा? पागल हो क्या? प्रतीक को ये सब कहने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ा, क्योंकि हवा के बहाव में धीरे बोलने से तो आवाज काशी तक पहुंचती ही नहीं। फिर काशी ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ मैं पागल हूँ, बहुत पागल हूँ। तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही। प्रतीक ने धीरे से अपने सर पर मारते हुए मन में सोचा, उफ, मैं कहाँ इस पागल लड़की के साथ फंस गया। हवा के बहाव से काशी का दुपट्टा भी गिर गया। उसके बड़े लंबे बाल खुल गए। काले लंबे बाल उसके हवा में उड़ रहे थे। बारिश की बूंद की वजह से जब उसने अपना चश्मा उतारा तो वो कमाल की खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही प्रतीक की नजर काशी पर पड़ी, उसे लगा जैसे इस लड़की को तो उसने पहली बार देखा था। प्रतीक को खुद समझ नहीं आया कि पल भर के लिए उसे क्या हो गया। वो चाह कर भी काशी के ऊपर से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था। दुपट्टा हटने की वजह से काशी की हर आती जाती सांस नजर आ रही थी। अपने बाल और कपड़ों को संभालते हुए काशी की नजर जैसे ही प्रतीक पर पड़ी तो वो खुद कुछ पल के लिए सहम सी गई। ये पहली बार था जब प्रतीक उसे मदहोश होकर देख रहा था। हालांकि उस वक्त प्रतीक को काशी के चेहरे में अपनी पार्थी का चेहरा नजर आ रहा था, जिस पार्थी से वो बेहद प्यार करता था। उसकी आंखें अपने आप ही नम हो गई थी। इस बात से अनजान काशी ने प्रतीक की आंखों में अपने आप को देखकर उसकी तरफ अपना कदम बढ़ा लिया। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ ही रहे थे। तभी अब बारिश इतनी तेज हो गई कि अगले ही पल वो दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। प्रतीक ने एक नजर चारों ओर घुमाई जब उसे कुछ पेड़ों के बीच में एक जगह दिखाई दी जो तिरपाल से एक टेंट की तरह बनी हुई थी। प्रतीक ने काशी की ना हाँ सुनी ना उसका हाथ पकड़ा और तेजी से उसकी तरफ दौड़ गया। जब वो लोग तिरपाल के नीचे गए तो हवा से तिरपाल भी उड़ रही थी, लेकिन उस तिरपाल को बांधा इतनी मजबूती से गया था, जैसे ही हवा थमती थी वो एक छाते की तरह उन दोनों को सहारा दे रही थी। वहां पहुंचते ही काशी अपने आप को सुखाने लगी। पानी से भीगने के बाद उसका मेकअप उतर गया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। भीगे कपड़ों में उसका गुलाबी सा रंग दिखने लगा था। खूबसूरत तो पार्थी भी बहुत थी, लेकिन काशी जितनी नहीं। काशी को देखकर प्रतीक को इस बात का एहसास हुआ कि उसने पहले कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। लेकिन फिर इस तरह अजीब सा मेकअप करके खुद को बदसूरत दिखाने का क्या मतलब था? वहीं बार बार प्रतीक काशी की खूबसूरती को देखकर उस पर से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। हालांकि प्रतीक को काशी के चेहरे में पार्थी का चेहरा नजर आ रहा था, क्योंकि अभी भी उसके घाव भरे नहीं थे। जब से पार्थी ने अनिरुद्ध से शादी की थी, प्रतीक को दिल में बेतहाशा दर्द महसूस होता था। कई बार उसे लगता था कि वो जोर जोर से चीख चीख के रोने लगे, पूरी दुनिया को तबाह कर दे। काशी के पास से आ रही खुशबू बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पार्थी के पास से आती थी। ये बहुत नॉर्मल सा कोइंसिडेंस हो सकता था कि वो दोनों एक जैसा परफ्यूम यूज करती हो। प्रतीक उसके खुशबू में खोता जा रहा था। वो काशी के करीब गया और जैसे ही उसने गुलाब की पंखुड़ी के समान काशी के थरथराते गुलाबी होंठ देखे तो वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने तुरंत ही काशी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। काशी ने तुरंत अपना शरीर ढीला छोड़ दिया था। सच में उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रतीक उसके इतना करीब था। लगभग 5 मिनट तक प्रतीक काशी को किस करता रहा। काशी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उस पल को कैद कर लेना चाहती थी। तभी किस करते करते प्रतीक उसकी पतली खूबसूरत सी गर्दन पर किस करने लगा, जिस वजह से प्रतीक की गर्म सांसें अपने गीले बदन पर उसे महसूस हो रही थी। काशी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो उस पल में खुद को डुबो देना चाहती थी। काशी की भी सांस तेज चलने लगी। तभी प्रतीक ने काशी के बदन पर उसे चूमते हुए मदहोशी भरी आवाज में कहा, पार्थी, पार्थी, चाहे जो हो जाए मुझसे दूर मत जाना। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। पार्थी, आई लव यू सो मच। पार्थी का नाम सुनते ही काशी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके तन बदन में आग लग गई हो। उसने जोर से प्रतीक को धक्का दिया और अपना हाथ घुमाते हुए थप्पड़ मार दिया। बारिश अभी भी बहुत तेज थी। हालांकि हवा का भाव कम हो गया था। काशी की गुस्से भरी नजरें प्रतीक को एक जंगली शेरनी की तरह लग रही थी। उसे लग रहा था जैसे काशी अगले ही मिनट में उसे खा जाएगी। प्रतीक समझ गया था कि अभी अभी उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। काशी को अपने आप से नफरत सी हो रही थी। जो पल उसने प्रतीक के साथ बिताया वो पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था, लेकिन उस पल में वो प्रतीक के लिए वो थी ही नहीं। प्रतीक तो उसे कोई और समझकर प्यार कर रहा था। तभी काशी ने बिल्कुल खामोश होकर अपनी किस्मत को कोसते हुए अपने आप से कहा, लगा था इसकी जिंदगी से अगर पार्थी चली जाएगी तो ये हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। लेकिन पार्थी के ना होते हुए भी इसे सिर्फ उसी का ख्याल है, सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में ये सोचता है। आखिर क्यों? इसे मेरे प्यार पर यकीन क्यों नहीं? मेरे प्यार का एहसास क्यों नहीं?
आखिर क्यों ये मेरा नहीं? फिर लगभग 1 घंटा बीत चुका था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। प्रतीक को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। अगर काशी पहले मान जाती तो वो लोग उस जगह से बाहर निकल चुके होते, लेकिन काशी की जिद और अड़ियलपन की वजह से वो दोनों जंगल में फंस चुके थे। तेज बारिश की वजह से अब हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा था। प्रतीक ने गुस्से से काशी की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या सच में पागल हो या छोटी बच्ची हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ हम दोनों अकेले फंस चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से? काशी की सांस बहुत तेज चल रही थी, जैसे उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा हो। उसने दबी आवाज में कहा, मैंने कहा था तुमसे, तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तब प्रतीक ने इरिटेट होते हुए कहा, अगर जरूरत नहीं थी तो यहाँ तक लेकर क्यों आई? पढ़ाई तो एक बहाना था ना। काशी गुस्से में प्रतीक को देख रही थी। उसने भी चिढ़ते हुए कहा, हाँ पढ़ाई तो बहाना था, और अगर तुम जानते थे तो आए क्यों यहाँ तक? मना कर देते ना। काशी की इस बात में प्रतीक को सच में सोचने पर मजबूर कर दिया था। कहीं ना कहीं उसे अंदाजा था कि काशी पढ़ाई का बहाना बना रही है। फिर ये जानते हुए भी वो आखिर क्यों आया, ये सवाल तो उसके मन ने भी उससे पूछा था। प्रतीक अपने ही ख्यालों में खोया था। तभी अचानक वहाँ उस घने जंगल में कुछ गाड़ियों की लाइट दिखाई देने लगी। अचानक ही 3 बड़ी गाड़ियाँ तेजी से आई। उसमें से कुछ लोग छाता लेकर निकले और काशी के पास पहुंच गए। प्रतीक हैरानी से ये सब देख रहा था। एक व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने काशी से कहा, सॉरी काशी, आने में हमें लेट हो गया। काशी ने अपनी पलकें झपकाकर सब ठीक है का इशारा किया और उसके साथ आगे बढ़ गई। प्रतीक खड़ा खड़ा सब देख रहा था। काशी ने एक बार भी पलटकर प्रतीक के साथ चलने के लिए नहीं कहा, ना ही पीछे पलटकर एक बार भी उसे देखा। उसकी आंखों के सामने से काशी के साथ में पूरा काफिला कुछ ही देर में उछल हो गया। प्रतीक हैरानी से वहीं खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं था कि काशी उसे इस तरह अकेला छोड़कर वहां से चली जाएगी। वहीं काशी अच्छे से जानती थी कि प्रतीक शेखावत के नाम से जानने वाला बंदा ब्लैक कोबरा था। उसे पता था कि प्रतीक अपना ख्याल खुद रख सकता था। साथ ही फिलहाल उसका मन गुस्से से उबल रहा था, जो अगले किसी भी पल में फट सकता था। इसलिए उस वक्त वो प्रतीक के साथ नहीं रहना चाहती थी। काशी के पास हमेशा से पैसा, पावर, सब कुछ था। कमी थी तो बस प्यार की। वो रात उसके लिए बहुत मुश्किल थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन प्रतीक उसे पार्थी समझे ये कभी नहीं। अपने विला पर पहुंचने के बाद उसने बहुत ज्यादा नशा किया। फिर वहीं हद से ज्यादा नशा करने की वजह से उसे खुद को नहीं पता चला कि कब उसने अपने हाथ की नस काट ली। उधर देर रात करीबन 3:30 बजे जब प्रतीक बत्रा विला पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान था कि पार्थी जाग रही थी। प्रतीक जब हॉल से गुजरते हुए अपने कमरे की ओर जा रहा था तब पार्थी ने सोफे से उठकर कहा, कहाँ थे तुम? प्रतीक ने पलटकर पार्थी को देखा तो एक पल के लिए पार्थी के चेहरे में उसे काशी का चेहरा नजर आया। उसे समझ नहीं आया कि क्या सच में वो पागल हो गया था। उसके साथ हो क्या रहा था? कभी काशी के चेहरे पर पार्थी का चेहरा, कभी पार्थी के चेहरे पर काशी का। बहुत अजीब था सब कुछ। लेकिन उस बेचारी की हालत बहुत खराब थी। बिना नशा किए उसे नशा हो रहा था। शायद यही प्यार का नशा था। पार्थी से अपनी नजर हटाते हुए प्रतीक ने कहा, वो बस। इतना कहने के बाद प्रतीक को समझ नहीं आया कि वो पार्थी को क्या बताए, इसलिए उसे अनदेखा करके वो अपने कमरे की ओर जाने लगा। पार्थी तेज कदमों से प्रतीक की तरफ बढ़ी और उसको पकड़ के अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? प्रतीक ने पार्थी की आंखों में आंखें डालकर कहा, पहले ये बताओ ये सब बोल कौन रहा है, मिसेस अनिरुद्ध चौधरी या फिर पार्थी बत्रा? पार्थी प्रतीक की बात का जवाब दे दी। तभी अचानक ही पीछे से उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अनिरुद्ध ने पार्थी को गोद में उठाते हुए कहा, आई मिस यू जान। प्रतीक को यकीन नहीं हो रहा था कि अनिरुद्ध इतनी रात में भी इस मूड में हो सकता था। हालांकि अनिरुद्ध भी बाहर से ही आ रहा था। उसके शर्ट के बटन खुले हुए थे और बहुत ज्यादा नशे में था। उसने अपनी गोद में पार्थी की आंखों में देखते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा, माय वाइफ, माय लव। पार्थी के तो होश उड़ गए थे। फिर भी अपने आप को संभालते हुए उसने एक नजर प्रतीक को देखा और बहुत ही प्यार से अनिरुद्ध के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम आ गए, चलो हम बेडरूम में चलते हैं। फिर अनिरुद्ध ने एक नजर प्रतीक को देखा और उसके चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल लाते हुए कहा, बेडरूम में क्यों जाना है? वैसे भी इस घर में हम दोनों के अलावा नौकर ही तो है। इतना कहते हुए उसने पार्थी को सोफे पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह चढ़ गया। प्रतीक ने तुरंत ही अपनी नजर वहां से हटा ली। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसे पार्थी की मदद करनी चाहिए। उसने अपना कदम बढ़ाया ही था तभी उसने देखा कि पार्थी ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी है और वो अनिरुद्ध के साथ एंजॉय कर रही थी। पार्थी का ये रिएक्शन देखकर प्रतीक को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर खोखला पड़ गया हो। उसके दिल में उसे भयानक सी चुभन महसूस हुई। प्रतीक जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ा, अनिरुद्ध ने एकदम से ही रुकते हुए कहा, हेलो, किधर जा रहे हो? प्रतीक एक शब्द भी ना कहते हुए चुपचाप खड़ा हो गया। तभी अनिरुद्ध ने पार्थी को सोफे पर लेटा हुआ छोड़कर प्रतीक के सामने खड़े होकर कहा, ब्रो, जब तक कहा ना जाए जाने के लिए तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते।
पार्थी हमेशा से जानती थी कि अनिरुद्ध प्रतीक से बदला लेना चाहता था। वो जानबूझकर प्रतीक को दिखाने के लिए ये सब कर रहा था। वहीं फिर मजबूरन पार्थी को उसका साथ देना ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्थी ने अनिरुद्ध के साथ अब अपना पूरा जीवन बिताने की ठान ली थी। शादी होने के बाद ही पार्थी को जब बेशकीमती जेवर के साथ साथ एक नए विला की चाबी और गाड़ी दी गई, तब पार्थी को महसूस हुआ कि जिस चीज के पीछे वो इतने समय से प्रतीक को झेल रही थी, वो सब तो उसे अनिरुद्ध दे रहा था। तो जब वो प्रतीक के साथ एडजस्ट कर सकती है, तो फिर अनिरुद्ध के साथ क्यों नहीं? अपने कपड़े संभालते हुए पार्थी उठी और उसने अनिरुद्ध के कंधे पर बहुत ही प्यार से हाथ रखते हुए कहा, जाने दो ना इसे, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा वक्त बिताना चाहती हूँ। अनिरुद्ध ने अपनी एक उंगली पार्थी के माथे से लेकर उसके होठों पर घुमाई, फिर गर्दन से उसे पकड़कर उसके होठों को चूमने लगा। पार्थी ने अपने दोनों हाथ अनिरुद्ध के गाल पर रख दिए और वो भी पैशनेट होकर उसे किस करने लगी। प्रतीक ने अपनी नजरें हटा ली, लेकिन तभी उसे वो पल याद आया जब उसके और काशी के बीच में भी कुछ इसी तरह की किस हुई थी। उसकी आंखों में काशी का चेहरा घूमने लगा। उधर ओबरॉय हवेली में मीनाक्षी अपने कमरे में तिलमिला रही थी। उसने बस्ती में सरला जी के घर के बारे में पता लगा लिया था, लेकिन किस्मत से कुछ दिनों से प्रतीक सरला जी से मिलने नहीं गया था, और यही एक कारण था कि अभी तक प्रतीक के बारे में मीनाक्षी पता नहीं लगा पाई थी। जब उसे पता चला कि सरला जी अकेली रहती थी, तो उसने भी इस बात को मान लिया था कि शायद रणधीर सही कह रहा था कि रुद्र ओबरॉय इंडिया में है ही नहीं। फिर भी न जाने क्यों मीनाक्षी का मन मानने को तैयार नहीं था। तभी उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत अपना मोबाइल उठाया, एक नंबर डायल कर दिया। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से हेलो आवाज आते ही मीनाक्षी ने कहा, आखिर कैसे पॉसिबल है? दोनों ही लॉबी की लड़कियां कैसे पुलिस की गिरफ्त में आ सकती है? तुम्हें अंदाजा भी है कितना बड़ा लॉस हुआ है? और उन लड़कियों के जरिए या ट्रक ड्राइवर के जरिए वो हम तक पहुंच गए तो क्या होगा? दूसरी तरफ से एक मोटी भारी सी आवाज आई, मैंने पता लगा लिया है, ये काम एक थंडरस्टॉर्म गैंग का है। अभी तक बस इतना पता चला है कि उस गैंग का लीडर ब्लैक कोबरा है, जिसकी तस्वीर मेरे हाथों में है। ये सुनते ही मीनाक्षी ने तेज और तीखी आवाज में कहा, व्हाट? अगर तुम्हें तस्वीर मिल गई है तो अब तक तुमने मुझे फॉरवर्ड क्यों नहीं की? जस्ट अभी की है मैंने, आप चेक कर लो। ये सुनते ही मीनाक्षी ने तुरंत ही कॉल कट कर दिया और अपने मोबाइल का व्हाट्सएप ओपन करके पिक डाउनलोड करने लगी। एक पल में ही भेजी गई फोटो डाउनलोड हो गई, जिसे देखते ही मीनाक्षी की आंखें खुली की खुली रह गई। मीनाक्षी ने जैसे ही तस्वीर देखी, पलंग पर अपना फोन तेजी से फेंक दिया। फिर उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास है? जिसकी तस्वीर भेजी उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, आखिर कोई कैसे पहचानेगा कि बंदा कौन है? वहीं दूसरे दिन सुबह सुबह अनिरुद्ध ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसके दिमाग में प्रतीक को परेशान करने के लिए शैतानी ख्याल आया ही था कि तभी अचानक से उसे किसी का कॉल आया। अनिरुद्ध ने कॉल रिसीव करके चुपचाप अपने कान पर रख लिया। फिर वही सामने वाले की बात सुनकर उसके एक्सप्रेशन ही बदल गए। ऐसा लगा जैसे उसके होश उड़ गए हो। हाथ में जूस के ग्लास को वापस टेबल पर रख दिया। फिर पार्थी और प्रतीक को गुस्से वाली नजरों से देखते हुए तेज कदमों से जाने लगा। अनिरुद्ध को इस तरह अपने सामने जाता हुआ देख पार्थी ने तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हुए कहा, अनिरुद्ध इस तरह कहाँ जा रहे हो? ब्रेकफास्ट तो फिनिश कर लेते। अनिरुद्ध ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। तब पार्थी ने कहा, अच्छा रुको तो सही, क्या तुम मुझे कॉलेज छोड़ दोगे? अनिरुद्ध ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे कुछ अर्जेंट काम है, क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? अनिरुद्ध की आवाज बहुत ज्यादा तेज थी, वहीं उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। पार्थी एकदम ही दंग रह गई। पहले कभी किसी ने उससे इस तरह से बात नहीं की थी। उसके पांव वहीं जमीन पर जम गए। वहीं प्रतीक ने उन दोनों के उठने के बाद अपना ब्रेकफास्ट किया। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। पार्थी वहीं खड़ी रही और अनिरुद्ध तेजी से चला गया। प्रतीक ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और अपने हाथ क्लीन करते हुए वो कॉलेज के लिए निकलने लगा। पार्थी अभी भी वहीं खड़ी थी। लगभग 10 मिनट हो चुके थे। पार्थी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर प्रतीक उसकी तरफ खिंचा जा रहा था। फिर भी उसने किसी भी तरह से अपने आप पर कंट्रोल किया और पार्थी को पूरी तरह से अनदेखा करके कॉलेज के लिए निकल गया। प्रतीक को लगा था कि शायद पार्थी उसे पीछे से आवाज लगाएगी, लेकिन पार्थी बिल्कुल खामोश थी। कुछ देर अकेले रहने के बाद उसने मिस्टर बत्रा को कॉल किया। इस बार भी मिस्टर बत्रा ने जोर से हंसते हुए उसका कॉल रिसीव किया। पार्थी ने बहुत ही मासूमियत से कहा, आप ठीक तो है ना पापा? कैसे हैं आप? मिस्टर बत्रा ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, तेरा पापा बिल्कुल फिट है, तू मेरी फिक्र मत कर। और तू कॉलेज क्यों नहीं गई? तेरे एग्जाम है ना? पार्थी ने बहुत ही उदास मन से कहा, आपकी बहुत याद आ रही है, क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ?
जिस बात के लिए मिस्टर बत्रा हमेशा नाराज हो जाते थे, वो बात आज पार्थी ने ऐसे कही थी कि मिस्टर बत्रा उससे कुछ नहीं कह पाए। कुछ पल की खामोशी के बाद मिस्टर बत्रा ने मासूमियत से कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम एग्जाम दे लो, तुम्हारे एग्जाम के बाद हम जरूर मिलेंगे। पार्थी नहीं जानती थी कि आखिर मिस्टर बत्रा उससे मिलने से इनकार क्यों करते थे। वो उसके पिता थे, उनका बीमार होना, वो भी कैंसर जैसी बीमारी, लास्ट स्टेज, फिर भी अगर वो उनसे मिलना चाहती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। मिस्टर बत्रा ने कॉल कट कर दिया। उन्होंने आईने में अपने आप को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी बच्चे, आई एम रियली सॉरी। मुझे मेरी तबीयत का इतना बड़ा बहाना बनाना पड़ा, लेकिन अगर मैं ये सब नहीं करता तो। इतना कहकर मिस्टर बत्रा बिल्कुल खामोश हो गए। फिर उन्होंने आलीशान होटल के कमरे की टेबल पर पार्थी का फोटो देखते हुए कहा, मैं समझ गया था कि तुम प्रतीक से प्यार करने लगी हो, जिसके साथ तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल भी सेफ नहीं थी, क्योंकि उसकी खुद की जिंदगी का ठिकाना नहीं, और अगर तुम्हारी शादी अनिरुद्ध चौधरी से नहीं करवाई होती तो तुम अपने आप को बर्बाद कर लेती। इसलिए ये सब नाटक करना पड़ा मेरे बच्चे, लेकिन मैंने जो किया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया। जैसे ही मिस्टर बत्रा ने ये कहा, उन्हें दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी, अच्छा, क्या सच में तुमने ये सब पार्थी के लिए किया? क्योंकि होटल के आलीशान कमरे को जो तुमने हॉस्पिटल के कमरे जैसा बनवाया है, अपनी बेटी को इतना बड़ा झूठ कहा, उसके साथ इतना बड़ा फरेब किया, सोचा है कभी अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? ये आवाज मिस्टर बत्रा के मन से ही आई थी। उन्हें उनकी ही परछाई उनकी छवि की तरह दिखाई दे रही थी। उस कमरे का आईना उन्हें उनकी सच्चाई बता रहा था। मिस्टर बत्रा ने तेज आवाज में कहा, दुनिया चाहे जो कहे, मैं जानता हूँ जो कुछ भी किया मैंने अपनी बच्ची के लिए किया। एक बार फिर मिस्टर बत्रा के ही मन की बात उन्हें ही कोस रही थी। तुझसे बड़ा सेल्फिश इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। सेल्फिश के साथ साथ तू एक घटिया किस्म का इंसान भी है, जिसने अपनी बच्ची के बारे में नहीं सोचा, जिसे सिर्फ अपने बिजनेस की पड़ी थी। उधर अनिरुद्ध जब बत्रा विला से निकला था, तब उसे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका फैमिली बिजनेस तबाही की कगार पर कैसे पहुंचा। ब्रेकफास्ट करते वक्त उसके पास उसके पिता मिस्टर धनंजय चौधरी का कॉल आया था, जिन्होंने कॉल पर सिर्फ इतना ही कहा, जितना जल्दी हो सके ऑफिस पहुंचो। और ये सुनने के बाद अनिरुद्ध सब कुछ छोड़कर तुरंत भागता दौड़ता ऑफिस पहुंचा। जब वो चौधरी इंडस्ट्री में पहुंचा तो वहां के हालात कुछ ठीक नहीं थे। कुछ देर बाद उसे पता चला कि अचानक ही चौधरी इंडस्ट्री के शेयर्स गिरने लगे हैं। इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। कंपनी के जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे वो रद्द कर दिए गए। एक तरह से कंपनी बर्बादी के कगार पर आ गई थी। धनंजय चौधरी अपने कैबिन में तेजी से इधर से उधर घूम रहे थे। अनिरुद्ध ने धीरे से नॉक करते हुए कहा, पापा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? धनंजय चौधरी ने चिल्लाते हुए कहा, ऐसे वक्त में भी तुम्हें फॉर्मेलिटी सोच रही है? कम इन प्लीज, पता करो ये सब क्या हो रहा है। आखिर तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो सकता है? अनिरुद्ध ने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स यूज कर लिए थे। हर तरफ से किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स उसे नहीं मिला। जो कल तक हाँ में हाँ मिला रहे थे, वो आज कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे थे। वही न्यूज चैनल पर भी अब तो न्यूज आने लगी। चौधरी इंडस्ट्रीज की बर्बादी, बड़े बड़े अक्षरों में ये हेडलाइन चल रही थी। रातों रात चौधरी इंडस्ट्री बर्बादी की कगार पर थी। अनिरुद्ध ने धनंजय चौधरी को देखते हुए हैरानी से कहा, आपको पता चला इन सबके पीछे कौन है? पूरे देहरादून में इतनी किसकी औकात हो गई जो चौधरी इंडस्ट्रीज पर हमला कर सकता है, और क्यों? धनंजय चौधरी ने चीखते हुए कहा, अभी तक कुछ नहीं पता चला। आखिर जो कोई भी है वो चाहता क्या है? तुम बताओ, क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी किसी से कोई बहस हुई, या तुमने अनजाने में किसी को हर्ट किया? अनिरुद्ध सोचता रहा। बीते दिनों में अगर कोई ऐसा था तो वो प्रतीक था। अनिरुद्ध मन में सोचते हुए अपने आप से बात करने लगा, प्रतीक, उसके अलावा कौन हो सकता है? लेकिन उसकी इतनी औकात भी नहीं है कि वो एक वाइन की बोतल भी खरीद ले। फिर कोई आम व्यक्ति कंपनी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? नॉट पॉसिबल। अनिरुद्ध ये सब सोच रहा था, तभी उसे धनंजय चौधरी की आवाज सुनाई दी, जो बहुत गुस्से में चिल्ला रहे थे, अनिरुद्ध, कहाँ खो गए तुम? क्या तुम्हें एहसास भी है कि हो क्या रहा है, या अभी भी अपनी मस्ती में लगे हो? नहीं पापा, मैं बस सोच रहा था कि इसके पीछे कौन हो सकता है। अनिरुद्ध ने सक पकाते हुए जवाब दिया। तब धनंजय चौधरी ने कहा, मुझे नहीं लगता तुमसे कुछ हो पाएगा। अगर हो पाता तो आज ये नौबत नहीं आती। गेट आउट। अनिरुद्ध को एक बहुत बड़ा झटका लगा। पहली बार उसके पापा उससे इस तरह से बात कर रहे थे। उसने अपने पिता धनंजय चौधरी के आगे अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, मैं कंपनी को इस वक्त इस तरह नहीं छोड़ सकता पापा। यकीन कीजिए सब ठीक हो जाएगा, मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए। एक बार फिर चौधरी जी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, व्हाट? क्या ठीक हो जाएगा? तुम्हें अंदाजा भी है कि नहीं हो क्या रहा है, और तुम ठीक करने की बात कर रहे हो? इतना कहते हुए धनंजय चौधरी तेज कदमों से वहां से चले गए। अनिरुद्ध चुपचाप खड़ा खड़ा सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कुछ ही दिनों में इतना सब कुछ बदल गया। फिर अनिरुद्ध ने अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए टेबल पर जोर से मारते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
उधर कॉलेज में एग्जाम चल रहा था। प्रतीक ने अपना एग्जाम पेपर दिया। उसकी नजर पार्थी पर थी। उसने देखा कि पार्थी बहुत ज्यादा परेशान थी। वो ठीक से एग्जाम पेपर भी नहीं दे पा रही थी। हालांकि जब से पार्थी की शादी हुई थी, प्रतीक ने खुद उससे एक उचित दूरी बना ली थी। प्रतीक एग्जाम देकर बाहर निकला और कॉलेज के सेकंड फ्लोर के गलियारे से लाइब्रेरी की ओर जा रहा था। तभी उसने दो लोगों को बात करते हुए सुना। पहला, यार वो चश्मे से एग्जाम देने नहीं आई। दूसरे ने कहा, व्हाट, ये कैसे हो सकता है? उसने तो कभी कोई एग्जाम मिस नहीं किया, वो तो क्लास भी बंक नहीं करती। तब पहले ने कहा, हाँ, यही देखकर तो आश्चर्य लग रहा है, लास्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम उसने नहीं दिया। तभी दूसरे ने कहा, जाने देना यार, वैसे भी उस चश्मिश बहन जी से हमें क्या लेना देना। प्रतीक ने जब उन दोनों की बातें सुनी तो उसे सच में बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। उसे लगा कि बीते दिन में जो कुछ भी हुआ, हो सकता है काशी इस वजह से कॉलेज नहीं आई हो। एक पल के लिए उसे ये भी लगा कि हो सकता है कि वो दो लड़के जो बात कर रहे थे, वो उसी को सुनाने के लिए बात कर रहे हो, उसके खिलाफ कोई प्लानिंग की गई हो। वहीं फिर उसने कॉलेज में काशी को ढूंढा। उसके पास काशी का न कोई नंबर था न कोई पता। साथ ही प्रतीक ये भी जान गया था कि काशी जो दिखती है वो है नहीं। उसे एक लड़की को लेने के लिए 3 लग्जरी गाड़ियों का काफिला आया था। आम लड़की तो वो हो नहीं सकती थी। जिंदगी कई बार ऐसी पिक्चर दिखा देती है जो हम कभी देखना नहीं चाहते। प्रतीक के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। उसने पार्थी के सिवा कभी किसी लड़की की ओर पलटकर नहीं देखा था, लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि उस वक्त वो आखिर क्यों काशी की ओर खींचा जा रहा था। ऐसा क्या था काशी में जो उसकी तरफ या उसके बारे में जानने के बारे में वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। प्रतीक ने काशी को कभी किसी से बात करते नहीं देखा था। उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी। उसके क्लासमेट्स को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए काशी के बारे में कुछ पता नहीं चला। आखिरकार हार मानते हुए प्रतीक कॉलेज से निकल ही रहा था, तभी उसे कैंपस में पार्थी दिखाई दी। उसने पार्थी की तरफ अपने कदम बढ़ाए ही थे, तभी वहां राहुल आ गया, फिर रितेश, रिया, बाकी सारे दोस्त। प्रतीक ये देखकर हैरान था कि जब पार्थी के सामने राहुल आया तो पार्थी दौड़ते हुए जाकर उसके गले लग गई। वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइट हग कर रहे थे। उस समय तक पार्थी ने प्रतीक को नहीं देखा था। प्रतीक काफी दूरी पर था और जब उसने पार्थी और राहुल को एक दूसरे के गले लगते हुए देखा तो उसने अपने कदम वहीं रोक लिए। पार्थी हमेशा प्रतीक के लिए मिस्टीरियस थी और अब कुछ ज्यादा ही। प्रतीक चुपचाप खड़े होकर पार्थी और राहुल को देखने लगा। उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को किस किया और वो चारों ऐसे मस्ती मार रहे थे जैसे कि बीते दिनों में पार्थी के साथ कुछ हुआ ही नहीं। पार्थी के चेहरे पर कुछ पहले जो उदासी नजर आ रही थी, जिसकी वजह से प्रतीक को भी बहुत ज्यादा अजीब सा कुछ महसूस हो रहा था, वो अब नहीं थी। पार्थी का चेहरा राहुल को देखकर खिल गया था। प्रतीक को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पार्थी ने राहुल को आसानी से माफ कर कैसे दिया, और माफ किया भी तो कब, ये सब हुआ कैसे। प्रतीक ये सब सोच रहा था, तभी अचानक से 2 आदमी आए। उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे, आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। उन दोनों ने पीछे से प्रतीक की कमर पर बंदूक रखी, फिर धीमी आवाज में कहा, अगर यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहते हो तो हमारे साथ चुपचाप चलो। प्रतीक ऐसे खड़ा था जैसे वो सच में डर गया। उसने पीछे पलटकर उन हट्टे कट्टे मोटे काले आदमी से कहा, कहाँ ले जाना चाहते हो? उनमें से एक ने गन पॉइंट प्रतीक की पीठ पर दबाते हुए कहा, सवाल करने का हक उनके पास नहीं होता जिनके ऊपर गन की नोक होती है। फिलहाल हम जितना कह रहे हैं उतना करो और चलो हमारे साथ। प्रतीक चाहता तो उन दोनों को वहीं ढेर कर सकता था, लेकिन उस वक्त वो जानना चाहता था कि आखिर वो दोनों उसे कहाँ लेकर जा रहे थे। मन में कुछ सोचते हुए चुपचाप वो उन दोनों के साथ जाने लगा। एक बड़ी सी लग्जरी वॉल्वो कार उनके सामने आकर रुकी। उन दोनों ने प्रतीक को इशारे से कार में बैठने के लिए कहा। प्रतीक बिना कोई रिएक्शन दिए बैठ गया। उस कार के आगे पीछे 2 और वॉल्वो कार थी। कार में उन दोनों गार्ड्स ने प्रतीक को बीच में बिठाया था और आसपास से उसे कवर कर लिया था, ताकि किसी भी कंडीशन में प्रतीक उनकी गिरफ्त से भाग न जाए। अगले कुछ ही वक्त में वो लोग एक बड़े से विला में थे। ये विला देहरादून की पहाड़ी एरिया में था, जहाँ सिर्फ और सिर्फ 10 लग्जरी विला ही थे, जो करोड़ों की कीमत में बनाए गए थे। आम इंसान उन विला के बारे में सोच भी नहीं सकता था। प्रतीक ये तो समझ गया था कि जो कोई भी उसके पीछे है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल को बिलोंग करता है। ब्लैक फोर्ट विला के नाम से एक विला के सामने जाकर गाड़ियां रुक गई। प्रतीक को गार्ड ने नीचे उतरने का इशारा किया। प्रतीक के चेहरे पर किसी भी तरह की कोई झिझक नहीं थी, कोई डर नहीं था। पूरे रास्ते उसने कोई शब्द नहीं कहा था। ये सब देखकर गार्ड्स कहीं न कहीं आश्चर्य में जरूर थे। प्रतीक एक विला में ऐसे जा रहा था जैसे उसे पता था कि किससे मिलने जाना था। तभी एक आदमी ने कहा, रुको, क्या तुम जानते हो तुम्हें कहाँ जाना है? प्रतीक ने सख्त आवाज में कहा, तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो तो ऑब्वियसली इस ब्लैक फुट विला में ही जाना होगा। अपने पूछे गए सवाल से गार्ड खुद शर्मिंदा हो गया। प्रतीक विला के अंदर गया तो उसकी आंखें चमक गई।
सब कुछ बहुत लग्जरी, बहुत खूबसूरत था। उस विला में नौकरों और गार्ड्स की लाइन लगी हुई थी, लेकिन सवाल ये था कि उस विला में रहता कौन था और उसे वहाँ क्यों लाया गया था। एक गार्ड ने उसे सोफे पर बैठने के लिए कहा। प्रतीक बिना किसी हिचक के सोफे पर ऐसे बैठा जैसे किसी राज्य का राजा हो। उसके चेहरे की चमक, उसका ऑरा उसे ऐसे दिखा रहा था जैसे वो उन सब चीजों का आदी था। कुछ देर के इंतजार के बाद हाई हील सैंडल की खटखट आवाज प्रतीक के कानों में पड़ी। प्रतीक ने मुड़कर जैसे ही देखा तो स्टेयरकेस से एक लड़की उतरकर आ रही थी। उसे देखते ही प्रतीक ने जोर से कहा, काशी। फिर एक कदम आगे बढ़ाते हुए गुस्से में कहा, काशी, इस वक्त मुझे यहाँ बुलाने का क्या मतलब है? उस लड़की ने ब्लैक फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ था। प्रतीक ने देखा कि कोई जवाब नहीं आया तो तेज आवाज में कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, और पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने एग्जाम क्यों नहीं दी। वो एक टक प्रतीक को देखे जा रही थी। फिर उसने प्रतीक को इशारे से अपने पीछे आने के लिए कहा। प्रतीक उसका इस तरह का एटीट्यूड देखकर बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था। उसने तेज आवाज में कहा, काशी, ये सब क्या लगा रखा है? मेरे पास तुम्हारे इशारों पर नाचने का वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहते हुए प्रतीक पलटकर बाहर की ओर जाने के लिए अपने कदम जैसे ही बढ़ाए, कुछ गार्ड्स ने उसे घेर लिया। तब प्रतीक ने फिर से उस लड़की की ओर पलटकर कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इन गार्ड्स की मदद से मुझे रोक पाओगी? इतना कहते ही अगले ही पल प्रतीक ने उन चारों गार्ड्स को ढेर कर दिया। वो बिजली के समान तेज था। उसके पंच इतने परफेक्ट थे कि उसे एक के अलावा दूसरा पंच किसी भी गार्ड को मारने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सब देखकर उस लड़की ने कहा, वो अब पता चला काशी तुम पर क्यों फिदा है। प्रतीक हैरान हो गया था। जिस लड़की को वो अपने सामने देख रहा था वो हूबहू काशी की तरह दिख रही थी। उस काशी की तरह जिसे उसने जंगल में देखा था, जिसकी खूबसूरती को देखकर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था, जिसकी खुशबू अभी भी उसकी सांसों में बसी थी। लेकिन फिर वो काशी नहीं तो कौन? ये सवाल प्रतीक के जहन में ऐसे उमड़ रहा था कि अगले कुछ पल में उसे उसका जवाब नहीं मिलेगा तो वो न जाने क्या कर देगा। प्रतीक सवाल भरी नजर से उस लड़की को देख रहा था। तभी उस लड़की ने प्रतीक की आंखों में आंखें डालकर कहा, रिद्धिमा, मैं रिद्धिमा, काशी की बड़ी सिस्टर, हम ट्विंस हैं। रिद्धिमा ने फिर से प्रतीक को अपने पीछे आने का इशारा किया। अब तो प्रतीक के मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे थे। अब बस वो उसके वहां होने का कारण जानना चाहता था, इसलिए चुपचाप रिद्धिमा के पीछे चल दिया। ग्राउंड फ्लोर पर गलियारे के अंदर से रिद्धिमा प्रतीक को एक बहुत बड़े आलीशान कमरे के अंदर ले गई। फिर उसके अंदर से दरवाजा लगा दिया और उस आलीशान कमरे से होते हुए एक और अंडरग्राउंड कमरे में वो लोग गए। प्रतीक बिना अपने कदम रोके बहुत ही शांति से रिद्धिमा के पीछे चल रहा था। लेकिन जब वो उस अंडरग्राउंड कमरे के अंदर गया तो उसके होश उड़ गए। वो कमरा किसी बड़े हॉस्पिटल के आईसीयू के समान लग रहा था। डॉक्टरों की टीम ने बेड पर लेटी हुई एक लड़की को घेर रखा था। उसे ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था। धीरे धीरे प्रतीक ने अपने कदम बढ़ाए तो देखा कि उस बेड पर और कोई नहीं, काशी ही थी। काशी को इस तरह बेड पर लेटा हुआ देख प्रतीक के पैरों तले जमीन खिसक गई। काशी के हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, यहाँ तक कि माथे पर भी बैंडेज लगी हुई थी। कुछ देर के लिए प्रतीक काशी को देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, काशी, ये सब कैसे? इतना कहने के बाद प्रतीक ने रिद्धिमा की ओर देखा। इसकी ये हालत आखिर कैसे? क्या हुआ इसके साथ? रिद्धिमा ने गुस्से वाली नजरों से प्रतीक की ओर देखकर कहा, इसकी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से इसकी ये हालत हुई है। प्रतीक के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने अनजान बनते हुए कहा, व्हाट? हाउ इज इट पॉसिबल? रिद्धिमा ने कहा, इतना अनजान बनने की तुम्हें जरूरत नहीं। इतना तो तुम समझ गए होगे कि वो तुमसे बेहद प्यार करती है, और जब तुम उसके साथ होकर भी उसके नहीं रहे तब उसने अपने आप को खो दिया। घर आने के बाद उसने तबाही मचा दी थी। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो कांच के टुकड़ों के समान टूटकर बिखर गई, लेकिन उन सब चीजों के बीच में मैंने अपनी बहन को भी बिखरते हुए देखा। प्रतीक बहुत ही हैरानी से रिद्धिमा की बात सुन रहा था। फिर प्रतीक की आंखों के सामने काशी के साथ बिताया हुआ बारिश में वो पल याद आया जब पहली बार वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। ये सब सोचते हुए प्रतीक के मुंह से निकल गया, कितनी पागल और कमजोर लड़की है। इतनी सी बात पर कोई अपने साथ इस तरह का सलूक करता है क्या? वहीं प्रतीक के फोन पर एक अननोन नंबर से लगातार कॉल आ रहा था। फोन वाइब्रेट पर था। प्रतीक ने एक बार चेक किया और वापस अपनी पॉकेट में रख लिया। उस वक्त वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। काशी का इलाज कर रहे डॉक्टरों की टीम में से एक डॉक्टर ने आगे बढ़कर रिद्धिमा की ओर देखते हुए कहा, ये पहले से बेहतर है, लेकिन काशी जी के लिए बहुत जरूरी है कि ये मन से खुश रहे। इनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रतीक काशी की ओर ही देख रहा था, लेकिन उसका फोन उसे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। गुस्से में उसने मोबाइल निकाला, अननोन नंबर को देखते हुए कॉल रिसीव करके अपने कान पर रख लिया।
रिद्धिमा ने जैसे ही देखा कि प्रतीक पर्सनल कॉल रिसीव करने वाला है, उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हाउ सेल्फिश यू आर। काशी की ये हालत देखने के बाद में भी तुम्हें अपने दोस्त या यार से बात करने की लगी पड़ी है। इतना कहते हुए रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ गए। अपनी बहन के प्रति उसका प्यार, उसके इमोशंस उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। कॉल रिसीव करने के बाद में भी प्रतीक ने दूसरी तरफ से आ रही आवाज नहीं सुनी और फिर से कॉल कट कर दिया। ये पहली बार था जब प्रतीक खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे। आखिर किसी की जिंदगी का सवाल था। काशी की हालत जब उससे देखी नहीं गई तो कहीं ना कहीं उसे अपने आप पर भी बहुत गुस्सा आया। उसका मन उससे पूछ रहा था कि आखिर क्यों उसने काशी को पूरी तरह से अनदेखा, अनसुना किया। जब वो जानता था कि काशी के मन में उसके प्रति कोई फीलिंग्स है, तो क्यों उसने काशी को समझने की कोशिश नहीं की। वही प्रतीक को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ के अलावा इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी है जो उससे इतना प्यार करता था। अब ये प्यार है या पागलपन, प्रतीक का इस नतीजे पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। अपनी जिंदगी में उसने अपनी माँ के प्यार को ही महसूस किया था। ये पहली बार था जब उसे किसी और का प्यार महसूस हुआ। प्रतीक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने काशी की तरफ अपना एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी रिद्धिमा ने तेज आवाज में कहा, उसे छूने की गलती भी मत करना, तुम्हें हक नहीं है उसके करीब जाने का। प्रतीक ने मासूमियत से कहा, क्या मैं कुछ वक्त इस कमरे में बिता सकता हूँ? क्या वो मुझे सुन पाएगी? क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? रिद्धिमा ने गुस्से में कहा, क्या बात करनी है तुम्हें उससे? क्या तुम्हें उसकी हालत दिखाई नहीं दे रही? प्रतीक ने धीमी आवाज में कहा, उसकी हालत का जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो ठीक से उसे जानता तक नहीं। तब रिद्धिमा ने काशी की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम सच में ठीक से उसे नहीं जानते? तुम जो कह रहे हो उसके बारे में एक बार और सोच लो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिया गया ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। प्रतीक काशी की ओर कुछ देर देखता रहा, फिर अपने दोनों कंधे उचकाते हुए उसने कहा, हाँ, मैं सच में ठीक से उसे नहीं जानता। मेरे कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है जिसे लोग बहन जी के नाम से जानते हैं, जो अक्सर मुझसे टकराया करती थी। उसकी आंखों में कुछ तो ऐसा था जो मुझे कभी समझ नहीं आया। अगर मैं काशी के बारे में जानता हूँ तो बस इतना ही। तब रिद्धिमा ने प्रतीक से सख्त आवाज में कहा, अफसोस होता है मुझे अपनी बहन के लिए कि उसने तुम जैसे व्यक्ति से प्यार किया। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। इतना कहते हुए रिद्धिमा कमरे में जाने लगी। प्रतीक की नजर काशी पर ही थी। तब रिद्धिमा ने प्रतीक से कहा, मैंने कहा चलो मेरे साथ। प्रतीक की नजर अभी भी काशी से नहीं हट रही थी। वो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। एक बार फिर रिद्धिमा की तेज आवाज ने प्रतीक का ध्यान हटाया। उसने रिद्धिमा की ओर देखते हुए कहा, कहाँ जाना है? रिद्धिमा ने गुस्से वाली नजर से प्रतीक को देखते हुए कहा, तुमने अभी कहा ना कि तुम उसे नहीं जानते। अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो तुम्हें कितना जानती है। प्रतीक बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था। आखिरकार उसे रिद्धिमा के साथ जाना ही था। वो कर भी क्या सकता था। रिद्धिमा प्रतीक को एक अंधेरे कमरे में ले गई। कमरे में जाने के बाद जैसे ही उसने लाइट्स ऑन की तो एक बार फिर प्रतीक हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस पूरे कमरे में प्रतीक की तस्वीर लगी थी, कहीं बड़ी कहीं छोटी, और एक दीवार को तो प्रतीक के क्लोजअप फोटो के वॉलपेपर से कवर किया गया था। ऐसा लग रहा था कि वो कमरा प्रतीक के लिए ही बनाया गया हो। प्रतीक को लगता था कि एक तरफा प्यार की कीमत सिर्फ और सिर्फ वही जानता था। फिलहाल काशी के प्यार के पागलपन को देखने के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि प्यार की कोई लिमिट नहीं होती। सच, कोई किसी हद तक किसी के प्यार में पागल हो सकता है। ये देखकर प्रतीक खुद हैरान था, जो कभी खुद पार्थी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। हालांकि प्रतीक के मन में पार्थी के लिए प्यार अब सिर्फ हमदर्दी में बदल गया था। पार्थी की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए प्रतीक को कहीं ना कहीं उससे हमदर्दी महसूस होती थी, लेकिन प्यार जैसा खुश नहीं रहा, क्योंकि पार्थी ने कभी उसके प्यार को समझने की कोशिश ही नहीं की। वहीं जब प्रतीक ने पार्थी को अनिरुद्ध की बाहों में बिखरते हुए देखा था तो उसके मन में उसके प्रति उसकी मोहब्बत बिखर सी गई थी। रिद्धिमा ने रिमोट उठाते हुए प्रोजेक्टर ऑन किया। प्रोजेक्टर ऑन होते ही प्रतीक ने अपनी कुछ पुरानी यादें ऐसी देखी जिसका उसे भी एहसास नहीं था। उसमें कई सारे प्रतीक के वीडियो थे। लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए, बुक्स निकालते हुए, कॉलेज में आते हुए, जाते हुए, लैब में प्रैक्टिकल करते हुए, यहाँ तक कि पार्थी के साथ तक में उसमें वीडियो थे। प्रतीक के मन में तुरंत ही एक सवाल आया, क्या उसे पार्थी को बुलाकर काशी को एक मौका देना चाहिए? तभी प्रतीक के चेहरे पर हंसी आ गई। उसने हंसते हुए अपने आप से कहा, ये मोहब्बत है जनाब, एक के साथ खत्म और दूसरे के साथ शुरू करने जैसा कोई गेम नहीं। प्रतीक के चेहरे पर पसीना तब आ गया जब उसने अपना ही रूप ब्लैक कोबरा के रूप में देखा। प्रोजेक्टर में चल रहे वीडियो में कुछ ऐसे वीडियोस थे जो ब्लैक कोबरा के भी थे। ब्लैक कोबरा के बहुत से फोटोज थे। सच में प्रतीक के लिए ये बहुत ही हॉरिबल था। प्रतीक को लगता था कि वो ब्लैक कोबरा है, इस बारे में उसके अलावा और कोई नहीं जानता। लेकिन कोई ऐसा था जो ब्लैक कोबरा को जानता था। ब्लैक कोबरा ही प्रतीक था, ये जानता था। यहाँ तक कि थंडरस्टॉर्म गैंग का फोटो भी उसमें था।
उस फोटो में उस गैंग के सभी मेंबर्स थे जिनके चेहरे पर मास्क लगा था, और वहीं दूसरे फोटो में बिना मास्क के वो लोग दिखाई दे रहे थे। प्रतीक की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि काशी उसके बारे में कितना कुछ जानती थी। उसे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो खुद अपने बारे में इतना नहीं जानता जितना काशी उसके बारे में जानती थी। वहीं उसके मन में ख्याल आया, कहीं वो लोग उसे धमकाने की या ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। इस तरह के फोटोज दिखाने का क्या मतलब था? प्रतीक ने अपना मोबाइल साइलेंट कर लिया था। कमरे में हल्का अंधेरा सा था, इसलिए उसके मोबाइल की लाइट चमक रही थी। प्रतीक ने एक बार फिर अपना मोबाइल चेक किया तो लगभग 35 मिस्ड कॉल्स थे। अब प्रतीक का दिमाग खराब हो चुका था। आखिर ऐसा कौन था जो प्रतीक को इस तरह से लगातार कॉल कर रहा था? उसने एक नजर रिद्धिमा की ओर देखा जो उसकी हालत समझ रही थी। उसने इशारे से अपनी पलकें झपका दी जैसे उसे कॉल रिसीव करने की इजाजत देती हो। प्रतीक ने कॉल रिसीव करके अपने कान पर रखा और दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसके बाद प्रतीक के हाथ से उसका फोन छूट गया। प्रतीक धड़ाम से अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। ऐसा लगा जैसे उसके होश उड़ गए हो, किसी ने उससे उसकी सांसें छीन ली हो। रिद्धिमा ये सब देखकर हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। आखिरकार हिम्मत करके उसने प्रतीक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या सब ठीक है? तुम ठीक हो ना? प्रतीक ने जैसे ही अपनी नजर उठाकर रिद्धिमा को देखा तो रिद्धिमा ने प्रतीक को देखते ही अपना एक कदम पीछे ले लिया। प्रतीक की आंखें शेर के समान दिख रही थी, इतनी लाल जैसे कि खून उतर आया हो। फिर प्रतीक ने कुछ नहीं कहा और तेजी से दौड़ने लगा। प्रतीक दरवाजे के बाहर 2 गार्ड्स खड़े थे। उन्होंने प्रतीक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें खुद को नहीं पता चला कि कब उनके हाथों की हड्डियां टूटकर चूर हो गई हैं। रिद्धिमा ने भी प्रतीक के पीछे दौड़ लगा दी थी। उसने अपने गार्ड्स को प्रतीक को रोकने से मना करते हुए तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, जाने दो उसे। कहीं न कहीं प्रतीक की आंखों ने रिद्धिमा को ये बता दिया था कि वो नहीं रोक सकता, और अगर उसने उसे रोकने की कोशिश की तो वहां का मंजर कुछ और ही होगा। रिद्धिमा दौड़ते हुए बाहर की ओर बालकनी में आ गई और उसने अपने ड्राइवर को चिल्लाते हुए कहा, गाड़ी निकालो और वो जहां जाना चाहता है उसे लेकर जाओ। ड्राइवर ने तुरंत ही स्पीड में गाड़ी घुमाई। प्रतीक जो दौड़ते हुए आगे बढ़ गया था, उसके सामने गाड़ी जाकर रुकी और ड्राइवर के साइड वाली पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला। हवा के समान तेजी से प्रतीक गाड़ी में बैठ गया। ये सब देखकर ड्राइवर समझ गया था कि उसे भी गाड़ी चलाना नहीं उड़ाना है। कार हवा से बातें करते हुए अगले ही पल ब्लैक फुट विला से निकल गई थी। वो काशी और रिद्धिमा का पर्सनल ड्राइवर था जो सच में कार को सिर्फ चलाना ही नहीं उड़ाना भी जानता था, लेकिन उसका टारगेट उसे पता नहीं था। वो नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है। उसने सवालिया भरी नजरों से प्रतीक की ओर देखा। वहीं प्रतीक ने बिना उसे देखे सख्त आवाज में कहा, लाइफ केयर हॉस्पिटल। अगले ही पल गाड़ी हवा से बातें करते हुए लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई। ऐसा क्या हुआ जिस वजह से प्रतीक अपने होश खो बैठा था? बेखौफ प्रतीक के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था।